अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। गुज़िश्ता 18 बरस के तकरीबन रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल बॉडी एक्स में कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जहाँ दानिश्वर सहाफ़ी, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसने अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आएँ, उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। हमने आरिफ सिद्दीकी साहब को दोबारा से अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है। नाज़रीन, हमारे दरमियान में अपने आरिफ सिद्दीकी साहब का मैं क्या आपको तारुफ कर रहा हूँ, हिस्टोरियन है और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई पिछले प्रोग्राम में और काफ़ी लोगों के कुछ सवालात भी थे, हम वो भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम आरिफ सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सुबह खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, मौका जी दिया कम से कम। जी जी, वेलकम आरिफ भाई। अपने नाजरीन से थोड़ी सी माजरत करेंगे कि आज प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया। आरिफ भाई की भी मसरूफियात थी, कुछ हमारी भी मसरूफियात थी, तो उसकी वजह से उसके लिए माजरत खां। हालांकि मैंने फ्लायर वायरल किया था कि हम ये प्रोग्राम 12 बजे नशर करेंगे शिकागो टाइम पर, लेकिन इसके लिए माजरत खां। आरिफ सिद्दीकी साहब, बहुत सारे लोगों ने पिछले प्रोग्राम को बड़ा सराहा, बड़ा अच्छा फीडबैक आया प्रोग्राम का। अब ये आज हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आवाम की खिदमत में पेश कर रहे हैं और अपने दोस्तों से कहूँगा कि जितने भी दोस्तों ने, लिसनर्स ने फेसबुक फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है, सबको अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। आरिफ सिद्दीकी साहब, कुछ सवालात थे पिछले प्रोग्राम के, वो उस वक्त हम नहीं कर सके थे, टाइम प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया था। जनाब अब्दुल हफीज़ साहब ने यूके से सवाल किया है कि पाकिस्तान का 1983 का आइन, 1935 का इंडियन एक्ट, प्लीज़ ये बात कंफर्म कर दें आरिफ भाई से। तो ये इसके मुतालिक थोड़ा सा कुछ बताएंगे आरिफ भाई? थैंक यू। नहीं नहीं, देखिए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। हम्म। एक्चुअली जो है वो 1919 का एक्ट है, 1919 का है। 1919 का तो वो, एक्ट है, अच्छा जी। हाँ, वो 83 का नहीं है, वो 1919 का एक्ट है जो मुंटो चैम्बर रिफॉर्म्स कहलाती है। जी जी। तो उसके अंदर ये किया था कि जो पहली दफा जमहूरियत तकाजे जो है ना, यानी सेल्फ गवर्नमेंट का फिनोमेना वहां से लेकर के चले गए। तो पहली दफा जो है वो पब्लिक के लिए जो है वो डेमोक्रेसी जो वोट की जा रही थी। और उस वक्त जो ऐवान तय किए गए थे वो दो ऐवान थे। उसमें एक था जो मतलब जिसको आज हम लोकल बॉडीज कहते हैं वो था, और दूसरा जो था उसका वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। और ये सिस्टम कहलाता था डायआर्ची सिस्टम। अच्छा, ये डायआर्ची सिस्टम यानी इनडायरेक्ट रूल, इसको डिफाइन जब आप करोगे तो 1919 एक्ट के तहत जो डेमोक्रेसी दी गई थी वो इनडायरेक्ट रूल के तहत दी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हेड थी, और उसके बाद जो है वो इलाके वालों को सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया था कि भाई आप सेल्फ खुद गवर्न करो, ऑफर की थी। और उसके बाद ये सिस्टम नाफिज हुआ। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन आया, तो यानी उस वक्त आईनी तौर से ये दिया गया था कि अगर कोई सूबा ये चाहता है कि वो अलहदा से अपनी हुकूमत चलाए तो चला सकता है, या मांग सकता है उस जो मिलेगा। फिर उसके बाद इसको यूनाइटेड नेशन ने कन्वर्ट किया। तो फिर उसके बाद जो हक के जमहूरियत कहते हैं ना, हक के खुद जी इरादियत, जी यानी जी। ये उसके यूनाइटेड नेशन ने इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, सेल्फ गवर्नमेंट को, हक के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इसको कहते हैं। अगर आप अच्छा। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रहे हो, कोई आदमी जो भी, जैसे यूगोस्लाविया में, मशरक़ी तैमूर में सब जगह हुआ, इन सब ने क्या डिमांड किया? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रहे हो विद इन द फ्रेमवर्क और कॉमनवेल्थ, चाहे वो फ्रांस की कॉमनवेल्थ में, तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉमनवेल्थ मांगेगा। इसी तरीके से बरतानिया में, वो बरतानिया में विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मांगेगा। तो वो पार्टीशन होता है। मैंने पिछले आपको इंटरव्यू में यही बात समझाई थी कि जी जी। पार्टीशन और डिवीजन में फर्क है। तो अब जैसे बांग्लादेश ने पार्टीशन मांगा था, या हिंदुस्तान से जो है मुसलमानों ने पार्टीशन मांगा था, इसलिए पार्टीशन ऑफ इंडिया कहलाता है। तो पार्टीशन मांगना कोई जुर्म नहीं है, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन में आता है। तो आप मांग सकते हो, मगर उसकी एक सर्टेन क्लास है कि उसकी एक आबादी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। लैंग्वा फरिंगा को पूरा करना है, फिर डायस्पोरा कम्युनिटीज, वो पूरा एक फिनोमेना है, ऐसा नहीं है।
इतना आसान नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब। और दूसरा सवाल इन्होंने किया था कि किसी भी और 19 सॉरी 1935 एक्ट जो है ना, वो जी जी 1919 के बाद 1935 एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन उसकी क्या होगी। तो 1935 का जो एक्ट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात की कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन आप बनाओगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि किसी इलाके की पॉपुलेशन अगर मालूम करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, इसके हवाले से बता दीजिए। देखिए अब इसमें दो फॉर्मेशन आप बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप ब्रिटिश इंडिया के दौर की बात करेंगे तो सारा जो फॉर्मूला है वो चलता है सेंसस के थ्रू। हम्म तो सेंसस जो है ना वो मेन डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, सारी कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है कि वो जेरी मैंडरिंग का लफ्ज एक इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वर्ल्ड ये इस्तेमाल करती है कि लोग अपनी जो है मरदमशुमारी हेरा फेरी करते हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हम्म उसके लिए फिर उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि वो सेंसस कराने लगे। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। अच्छा, इस सेंसस को जो जब कोई मुल्क बनता है तो उसके 3 साल के बाद यूनाइटेड नेशन जब कोई स्टेट बनाती है तो तीन जी जी साल के बाद उसका पहला सेंसस करती है। और वो पहला सेंसस यूनाइटेड नेशन खुद कंडक्ट करती है, वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो हम्म स्टेट खुद कंडक्ट करती है। यूनाइटेड नेशन उसको रिप्रेजेंट उसको जो है ऑब्जर्व करता है। जैसे पाकिस्तान का जो पहला सेंसस हुआ था वो 28 फरवरी 1951 में हुआ था। और हम्म EH स्लेड यूनाइटेड नेशन का सेंसस कमिश्नर था, उसने आकर के यहाँ कंडक्ट कराया। तो वो अपने सामने सारी चीज़ें कंक्लूड करती है। अच्छा, जब उसको कंक्लूड करती है, अगर उसमें कोई हेरा फेरी जो भी है वो डेटा, क्योंकि गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते, वो डेटा खुद। अब इवन पाकिस्तान का सेंसस आप लेंगे 28 फरवरी 1951 का, तो उसके हम्म चैप्टर नंबर 2 में फुटनोट लगा हुआ है जिसमें EH स्लेड ये कह रहा है कि मैं अपने सिर्फ इस चैप्टर की गारंटी लेता हूँ जो उसका चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 के डेटा की गारंटी लेता हूँ, बाकी की नहीं लेता। यानी वो गवर्नमेंट के डेटा पे बिलीव नहीं करते, अपने पे करते। तो एक दफा जब मुल्क बन जाता है 3 साल के बाद वो सेंसस कराते हैं, और सेंसस कराने के बाद फिर वो डेटा अपने पास रख लेते हैं। अब उनके पास सारी डिटेल आ जाती है। अब चाहे कोई भी कम्युनिटी, सूबा है, कोई भी डंडी मारेगा ना, वो हम्म अपने उसी फिगर को लेकर के चलेंगे जो उन्होंने खुद 3 साल के बाद कलेक्ट किया हो। तो हम्म फिर उसी की ग्रोथ रेट को लेकर के चलते हैं। अब उसको क्रॉस एग्जामिन वो इस तरीके से करते हैं कि साहब, जैसे मैंने अपना एक मजमून लिखा था 1998 के बाद, जब मेरा वो किराए कराची के नाम से छाया हुआ था, तो उसके अंदर उसमें सारा मैंने दिया था कि किस तरीके से जो गंदम की कंजम्पशन होती है उसको वॉच किया जाता है, पानी की कंजम्पशन को वॉच किया जाता है, उसके यूनाइटेड नेशन के फार्मूले हैं। तो उससे आप आराम से निकाल सकते हो कि किस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा, बहुत मैंने शुक्रिया उस आरिफ आर्टिकल साहब। जी जी हाँ, मैंने अपने उस आर्टिकल में पूरी जी जी डिटेल लिखी है। वो डी न्यूज़ ने उस वक्त मुझे पूरा पेज दिया था। गालिबन 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त 1998 कैसे कुछ था। तो उसमें पूरा कुछ दिया हुआ था। तो किराए कराची के नाम से आप गूगल पे जाके देखेंगे ना, जी तो जी मेरा वो आर्टिकल नजर आ जाएगा। डी न्यूज़ ने फुल मुझे पेज दिया था कंप्लीट। जी जी, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब। आरिफ सिद्दीकी साहब, हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है आज। बहुत सारे लोगों ने सवाल, जैसे ही वायरल हुआ फ्लायर तो लोगों ने अपने अपने सवालात भेज दिए कि आप आरिफ सिद्दीकी साहब से ये सवालात ज़रूर कीजिए। और ये कि यहाँ पर तवील लिस्ट है सवालों की। अच्छा, एक एक आदमी ने 8 8 10 10 सवाल कर लिए हैं तो बड़ा इस कलील वक्त में बड़ा मुश्किल हो चलो, जाएगा। जी जी देखिए मैं जी आपके सामने पिछले जो आपने कुछ सवाल किए थे ना, जी जी जो जी मुद्दा आपने कहा था कि साहब के एक साहब ने तो सवाल किया कि साहब इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया का मतलब ये है वास्ट लैंड, बड़ी लैंड है। तो जी जी वो जी जिसको रॉ लैंड भी कहते हैं, तो हम्म वो जिसको वास्को डी गामा ईस्ट इंडिया कंपनी का वो वहाँ पहुंचा और उसके बाद वो सारी कहानी हुई है। तो वो जी जी इंडिया जो नाम दिया, तो इसका मतलब वास्ट लैंड, तो या रॉ लैंड कह ले आप। तो दूसरी आपने मुझसे जो उस वक्त बात की थी कि साहब उर्दू के हवाले से, ये जी जी जो कौमी ज़ुबान है उसके हवाले से बात की थी। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि देखें, 2 फैसले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने किए जो महाजिरों के हवाले से थे। मैं इनको महाजिरों के हवाले से केस समझता हूँ। जी जी उर्दू के हवाले से जो फैसला किया था कि मुल्क में उर्दू को नाफिज किया जाए, ये पिटीशन नंबर है 112, हम्म पिटीशन नंबर 112 ऑफ 212, और इसका हम्म जजमेंट आया था 8 सितंबर 2015 को। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इसी तरीके से जो एब्यू की लैंड है, यानी जो महाजर की वो जमीन जो हम्म एक्सचेंज के तहत, यानी
जो ट्रीटी थी उसमें क्या था, एक्सचेंज ऑफ लैंड एंड पॉपुलेशन। तो एक्सचेंज ऑफ लैंड एंड पॉपुलेशन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो पिटीशन नंबर है 615 2013 की, और इसका 2000। जजमेंट आया था, हाँ 2013 की है, और इसका जजमेंट आया था 24 जुलाई 2015 को। तो उर्दू का जो दोनों 2015 का है, उर्दू का जो जजमेंट आया उर्दू के हवाले से कि पूरे मुल्क में इन्फोर्स की जाए, वो 8 सितंबर 2015 था, और जो इसका एबीयू की लैंड के हवाले से जजमेंट था वो 24 जुलाई 2015। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जैसे आपने उसमें एक सवाल किया था मुझसे कि महाजर जब आए यहाँ नंगे भूखे आए थे, तो ये पैसिफिक अफेयर्स की रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट, वो उसका वॉल्यूम नंबर 24, राइट, पेज नंबर 406 से लेकर के पेज नंबर 413, ठीक है। ये 4 दिसंबर 1951 की रिपोर्ट, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 24, पेज नंबर 406 टू 413। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जो महाजरीन वहां से अपनी जमीन छोड़ करके आए थे उस वक्त, यानी 1947 के अंदर, जो जमीन की जो वैल्यू थी, वो जमीन की वैल्यू $8 बिलियन से ज्यादा थी उस वक्त, यानी उस वक्त 47 में। तो आज आप ये समझ लो कि वो 8 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद, ये तो ठीक ट्रिलियन है, से ज्यादा फिर हो। उसके जी बाद आपने मुझसे बात ये की थी कि साहब महाजर क्या मुल्क कैसे बनाया, तो ये 27% की कहानी कहाँ से लाए, तो चले इसका भी मैं आपके सामने वो सारा डेटा रखता जाता हूँ। तो साहब ये देखें मेरे पास ये किताब पड़ी है, आपने कहा बाकी महाजर भूखे नंगे आए भैया, तो वो भी आपके सामने रख देता हूँ। एक सेकंड जरा, देखिए ये वो जी किताब है, जी जी ये ये नजर आ रही है आपको किताब? जी जी। ये थोड़ा सा राइट पे कीजिएगा जी, और थोड़ा सा राइट पे, क्योंकि वो पीछे स्क्रीन है मेरे ख्याल में ना, उसकी वजह से अपने फेस की तरफ लेकर आ जाए, बिल्कुल फेस के सामने ले आए आप जरा। जी जी, जी अपने बिल्कुल फेस के सामने। जी जी। जी, नहीं वो आरिफ भाई ये जरा पिक्चर नजर नहीं, आपने बिल्कुल फेस के सामने थोड़ा सा और राइट पर अपने, हाँ अब आ रही है, बिल्कुल सही है। जी 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 बिल्कुल। जी जी ठीक है। जी अच्छा, जी। ये किताब है, इसका नाम है सेपरेशन ऑफ सिंध, राइट, जी जी फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जी जी। इसके अंदर जो सिंध को बॉम्बे से अलहदगी की बात की गई थी, उसके अंदर वो पिटीशन भी मौजूद है, मेरे पास उसके ओरिजिनल लाइब्रेरी से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट भी है। तो इसके अंदर जो जैसे उन्होंने बात की कि साहब ये जो महाजिर हैं, महाजिर के हवाले से आपने बात की कि साहब के ये 27% की बात, देखिए ये पेज नंबर है इसका 135, ठीक है, पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर है 131, ठीक है। अच्छा, इसमें वो रॉयल कमीशन सवाल कर रहा है कि may I ask you whether the Hindus in Sindh do not form 27%, यानी हिंदू 27% नहीं है, राइट। May I ask you whether the Hindus in Sindh do not form 27% of the population, ठीक, and the Mohammedan form the rest of the percentage। तो वो जवाब देते हैं यस, ठीक। अब ये 27% का फार्मूला क्यों पूछा, इसलिए कि अगर ये 27% पॉपुलेशन होती तो सिंध जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता। जो हाँ, जो अपना नेहरू रिपोर्ट है 1928 की, जब वो उठा करके देखेंगे ना, तो जी जी। उसमें भी यही बात रेस की गई थी। उस वक्त ठीक ठाक झगड़ा हुआ था, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं साहब, हिंदू जो है वो 25% है, तो लिहाजा जो है वो 27% अगर होते तो सिंध 2 हिस्सों में तकसीम होता, जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, या जैसे अपना बंगाल हो गया, तो वहाँ पर परसेंटेज ज्यादा थी तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। अब ये इस किस्म का डिस्प्यूट सुबह सरहद में नहीं उठा, इस पर किस्म का डिस्प्यूट जो है वो सुबह अपना बलूचिस्तान में नहीं उठा, ये खाली सुबह सिंध में ये 27% की बात हुई, क्योंकि डिफरेंस इतना था। अच्छा, अब उसके बाद जब ये कहते हैं साहब कि जो महाजर जो सिंधियों का अपना हिंदुओं के पास सारी सिस्टम की जमीन थी, तो ये सफा नंबर है 347, ठीक है। 347 सफे के अंदर लास्ट पैरा में देखिए आप, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं ही नंबर्स 25% and our today and owns today 40% of the land in Sindh. As I told you sir, 30% is already mortgage with them, यानी 40% ओन करते हैं, 30% मॉर्गेज में वो प्लेज हो गई उनकी, तो 70% जमीन जो है वो हिंदुओं के पास चली गई, ठीक है। आगे वो खुद कह रहे हैं अपने, तो 30% is already mortgage with them
so that we the majority Muslims have only 30% of the land in Sindh. यानी सिर्फ 30% जमीन जो है वो मुसलमान जो है जिम्मेदारों के पास बाकी बची थी सिंध में। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये किताब का पेज नंबर 347 आप उठा करके देख लो, रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट है। ठीक है सर, अब आ जाइए उसके बाद आप, जब आपने कहा महाजन ड्यूटी पर क्या आए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो जमीनें छोड़ कर आए थे, पैसिफिक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि साहब 8 बिलियन से ऊपर की थी। ठीक है, अब ये पेज नंबर है 372। ठीक है, तो इस 372 के ऊपर पेज में वो ये कह रहे हैं कि साहब His Majesty subjects throughout India is in very bad shape, very bad state, but in Sindh particularly it is problem of bread, यानी रोटी की खाने के लागे पड़े। It is not a question as we say here of one meal a day because एक वक्त की दिन में रोटी मिल रही, because in England they get at least a cup of tea and at least they have a piece of mutton once a day. But अब आगे कह रहे हैं but out there they live on dry बाजरा bread once a day, यानी सिंध में एक जो है ड्राई बाजरा यानी सूखी रोटी, बाजरे की एक रोटी मिलती है। They cannot afford even to have medical aid, यानी मेडिकल अपना इलाज नहीं करा सकते। They cannot afford to provide medicine for their children, अपने बच्चों को दवाइयाँ नहीं प्रोवाइड कर सकते। And even then or their near relatives die, they cannot afford to provide कफन। तो इवन ये सूरत हाल है कि अगर कोई घर में मौत हो जाए या अपने बच्चों को, तो वो कफन प्रोवाइड नहीं कर सकते। राइट, दैट इज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। ये सूरत हाल है सिंध के जिम्मेदारों की। आगे कह रहा है द जिम्मेदार्स लैंडलॉर्ड्स आर बीइंग रिड्यूस्ड टू एब्सोल्यूट बेगरी, यानी अब सिंध का जो जिम्मेदार है वो भीख मांगने पर मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये पेज नंबर आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट किया हुआ, पढ़ लो, आपको क्या क्या बताऊँ, सब इसमें दिया। तो ये आपका अपनी पिटीशन है जो आपने दी थी, तो लिहाजा इसको जो है वो आप देख लें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सवाल हुआ था कि साहब उसमें ये कहा गया था कि साहब, बल्कि मैंने भी अभी देखा रिसेंटली कि वो हैदर अली साहब उस वसीम बदावी को इंटरव्यू दे रहे थे। जी, बड़े अरसे बाद अरे भाई, बड़े अरसे बाद वो तकरीबन 8-9 साल बाद मेरे ख्याल में, और हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। वो एकदम मंजर आम पर आए थे कराची, फिर चले गए थे वापस, फिर वो अचानक वापस आए और काफ़ी अरसे से कराची में रह रहे थे, और लेकिन किसी चैनल वगैरह को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। अचानक क्या ये होता, बड़ी अजीब खिचड़ी है, आदमी आते हैं चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये क्या हुआ, क्या अचानक उनसे इंटरव्यू हुआ उनका ना? जी। देखिए, ये सारी किस्सा कहानी जो है ना, तो सब ये इस्टेब्लिशमेंट के गेम होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ये गेम खेलती है उसमें। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हमको इन बातों को समझना है ये खेल है क्या, और ये खेल आसानी से समझ में आ जाता है बशर्ते आप जो है वो अपना नजर पूरी रखो उसके ऊपर। ठीक है, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि उन्होंने ये फरमाया कि साहब अल्ताफ हुसैन जो है वो क्या राह से पैसे लेते थे, इस किस्म की बात क्यों ना। तो उन्होंने कहा साहब अनवर भाई ने और तारिक मीर भाई ने ये बात की थी, जो सुना मैंने वकल उनके। तो भाईजान मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये कह रहे हो राह से, मैंने हालांकि बताया कि वो यहाँ के जनरल जो है हमारे असद दुरानी साहब किताब लिख रहे हैं राव के चीफ के साथ मिल करके, तो वो गद्दार नहीं है। अब मेरा एक सवाल है, आमिर वहीद साहब ने एक इंटरव्यू लिया अनवर भाई का, यह है 22 जून 2020 का, जी जियो पर 22 जून 2020 को उन्होंने कॉल किया, उनसे अनवर भाई से डिटेल ले रहे थे इसी राव के हवाले से, और अल्ताफ भाई की स्पीच जो 2004 की इंडिया में की थी। तो उन्होंने अनवर भाई से पूछा कि भाई ये क्या सूरत हाल है, राव से पैसे लेते हैं? उन्होंने नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर वो तकरीर के हवाले से बात की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हामिद मीर जिंदा है, उनके प्रोग्राम निकलवा करके आप देख लो आर्काइव से। तो उसमें वो कह रहे हैं कि साहब जनरल एहतशाम जो है वो जनरल एहतशाम, एक सेकंड, उसमें वो ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो 22 जून 2020 का प्रोग्राम है ये। तो 2020 के इस प्रोग्राम में आप मेरे सामने अनवर भाई से पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि ये क्या सूरत हाल थी अल्ताफ भाई ने जो स्पीच की 2004 में इंडिया में। तो उसके ऊपर अनवर भाई ने कहा कि बात ये है कि वो जो स्पीच थी ना,
तो जी उन्होंने पूछा कि आपने लिखी थी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये जो स्पीच है मेरे पास GHQ से भेजी गई थी। क्या कहा उन्होंने? GHQ से भेजी गई थी, वो जो तकरीर जो हाँ, हुई थी जो अल्ताफ हुसैन साहब की जो लंदन। मैंने लंदन में जी 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 वो जी इंडिया में की, दिल्ली में जो तकरीर की, जी जी जी। तो वो तकरीर GHQ से भेजी गई। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोला हाँ। पहले कहना किसने भेजी थी, किसके साथ कोऑर्डिनेशन में थे? तो उन्होंने जनरल एहतिशाम जमीर का नाम लिया और जनरल एहसान का नाम लिया कि साहब ये दो कोऑर्डिनेशन में थे। उन्होंने कोई सबूत है आपके पास? उन्होंने कहा मेरी ईमेल पे जो उनके साथ करस्पॉन्डेंस हुई है वो सारी मौजूद है मेरे पास। वाह। तो भाईजान GHQ खुद भेज रहा है अल्ताफ भाई को, कह रहे 35 अफराद के वीजे भी लगा के दिए उन्होंने। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन इंडिया में दिल्ली में है वहां अल्ताफ भाई के लिए प्रोग्राम भी अरेंज किया। तो भाईजान GHQ खुद अल्ताफ भाई को इंडिया भेज रहा है कि भाई जाकर के ये तकरीर करो, तो और उसके पर आप अल्ताफ भाई के पर गद्दारी करने चार्ज लगा रहे हो। तो ये 2004 की बात है ना जो अल्ताफ भाई ने तकरीर की। उससे जी जी। पहले भी कितने इल्जाम लग चुके हैं। तो भाई आपने क्यों भेजा था इंडिया? अब आप ये कह रहे हो कि इंडिया से पैसे लेते हैं। भाई अगर वहां कोई प्रोग्राम अरेंज हुआ होगा, कुछ किया होगा, तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने पैसे दिए होंगे, या वो जो भी यहाँ की GHQ ने और वहाँ के राव के साथ मिलकर के अरेंजमेंट किया होगा। भाई सारे अरेंजमेंट वगैरह के पैसे तो उन्होंने ही भरे होंगे ना, तो अल्ताफ भाई तो नहीं भरेंगे। जब आप अच्छा, तकरीर अपनी उसमें लिख अभी करो। हाल ही में अल्ताफ हुसैन साहब ने इंटरव्यू दिया था वजाहत साहब को। बड़ा तवील इंटरव्यू था, उसमें ये जिक्र हुआ था कि उस तकरीर में वहाँ पे इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे और अल्ताफ हुसैन साहब का वो हिस्सा नशर किया गया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टीशन जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जो उसके बाद की बात थी वो काट दी गई थी। उसमें ये उन्होंने उसकी बुरी तरह तरदीद की पूरी अच्छी तरीके से कि भाई जो उसके बाद का पोर्शन था अब जब हो गया है तो उसको अब अच्छी तरीके से संभालो, वो बात काट दी गई थी। जी, उसके बाद उनसे बहुत सारे लोगों को उनको गद्दार कहना पड़ गया, उनको प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, एक पंडेरा बॉक्स खुल गया कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसी बात कही थी। जी जी मैं वो टेलीफोन आ गया था, मैंने मिस कर दिया आपका। क्या जी क्या सॉरी। आपने सवाल किया? मैं जी आरिफ सिद्दीकी साहब कह रहा था कि वो जो तकरीर थी उसके मुतालिक अल्ताफ हुसैन साहब का भी हाल ही में वजाहत साहब ने इंटरव्यू लिया था। तो वजाहत साहब ने यही सवाल किया था उस तकरीर के हवाले से। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने बार की बड़ी तरदीद की थी कि उस तकरीर में इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों का नाम जी लिया जी उन्होंने कि वो लोग भी बैठे हुए थे, और वो जी। तकरीर का हिस्सा दिखा दिया कि जहाँ उन्होंने कहा कि ये पार्टीशन गलत हुआ था, लेकिन उसके बाद जो अल्फाज उन्होंने कहा वो उसको डिलीट कर दिया गया। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि इन्होंने पार्टीशन को गलत करार दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा था अब ये पार्टीशन हो गया है तो अब इसको संभालो, इसको अच्छी तरह रखो। ये भाई बात अगर ऐसे कट कर दी गई थी। जी अब वो तो ये करते हैं ना, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट मीडिया सारा खेलती है ना। तो वो जी जी 22 जून 2020 का जो हामिद मीर का इंटरव्यू है, मैं तो कह रहा हूँ वो देख लो आप, जी जी। कि मैं जो कह रहा हूँ कि ऐसा ही है या नहीं है। तो बात ये है कि ये तो GHQ खुद भेज रहा है भाई, तो इसका मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। हम्म अदरवाइज आप किस किस चक्कर में भेज रहे थे भाई? भाई तकरीर तो इन्होंने लिख के दी है ना, जो अनवर भाई जी के पास ईमेल के साथ पूरी ट्रांजैक्शन हुई है वो तो मौजूद है उनके पास। वो साफ कह रहे हैं कि सारी बेटे जो GHQ से वो करके आई है। तो जी जी। गद्दारी का ये तो इल्जाम लगा रहे हो। देखिए बात पता है क्या, बात यह है कि ये सारा खेल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खेला जाता है। और अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब अगर आप कहते तो मैं इस पर आ जाऊं अपना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अपना जी आरिफ इंटरव्यू पर हमारा जो अब जो करंट इशू है, जी क्योंकि जी पास्ट में वैसे तो चीफ मिनिस्टर ने जैसे महाजरों के हवाले से ये बात की कि साहब लियाकत जतोई ने, अब लियाकत जतोई जो पिछले चीफ थे, चीफ मिनिस्टर सिंह मुराद अली शेख 11 दिसंबर 2021 को, कि साहब महाजिर माइनॉरिटी में और हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे और कभी भी कोई जो है वो फैसला करने का उनके पास हक होगा ही नहीं ना। क्यों? जी जी। कि वो इसीलिए फरमा रहे कि हमेशा हम रूल करते रहेंगे। खैर इसके ऊपर भी अगर जाकर के इंक्वायरी जिस दिन खड़ी होगी तो उस दिन जो है वो महाजरों को उनके हकूक मिलेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। जी अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू के ऊपर। मेरे ख्याल से इंटरव्यू पे जी। आरिफ सिद्दीकी साहब, बड़ी अहम बात ये मैं शुरू में ही पहले ही मैंने कहा ये सवाल कर दें, क्योंकि कल अल्ताफ हुसैन साहब की तहरीर और तकरीर पर जो पाबंदी लगी हुई है उसकी हियरिंग है। क्या कहेंगे? ये पहले भी हियरिंग हुई, फिर डेट बढ़ा दी गई, फिर डेट बढ़ा दी गई, मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ। आप क्या कहेंगे कि कल क्या होने के लिए जा रहा है? पाबंदी हट रही है उन पर से, उनकी तहरीर और तकरीर पर से?
और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है, वो मैं बाद में करूंगा, पहले इस पर जरा रोशनी डाल देते हैं। जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए बात ये है कि अल्ताफ भाई के ऊपर जो लगाया था के साथ हेट स्पीच के चक्कर में वो कर दिया, जी मगर जी आपको पता है कि 16 फरवरी 2022 को क्या हुआ है? जी 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 दान जी। वगैरह का आप खोलेंगे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम्म वहाँ जब वो हियरिंग हुई तो उसके अंदर जो है वो निकोला खान की रिपोर्ट पेश की गई, याद है आपको? जी जी। निकोला खान को कोर्ट की हियरिंग के दौरान में बुलाया गया था। हम्म अगर आप वो निकोला खान की रिपोर्ट देख लो हम्म तो उसने तो सारी चीजें क्लियर कर दी कि बाजरों के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या हम्म उनके साथ जो है नाइंसाफियां हुई, पूरी तफसील उसके अंदर लिख उसके बाद बयान कर दी। उसके हम्म अंदर वो जूरी जो बैठी थी उस जूरी के सामने सारी की सारी ये बातें हुई, और हम्म उसके बाद जो है वो सारा किस्सा कहानी सामने रखा, और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने जो है वो औरतों को भी जो नशिस्तें थी राइट आवाम में भेजा, जी और जी। उन्होंने ये भी कहा कि साहब बलोचों के साथ जो ज्यादती हुई उसके ऊपर भी उसने बात की। अल्ताफ हुसैन ने बलोचों के साथ जो जंग चढ़ाई की जा रही है वो भी बात की जाए, उसको भी हम्म उन्होंने मेंशन किया। तो वो सारी बातें जो है नकुल्ला खान ने मेंशन की, और कहा कि ये जो एक सेकुलर पार्टी सेमी सेकुलर पार्टी है, तो इस पार्टी के साथ ये जो कुछ जातियां की है, ना सिर्फ उसने जातियों पे माजरों के साथ बात की, बल्कि ये भी कहा कि उस पार्टी की ओनरशिप किसके पास है। यानी जो हम्म पूरी पीएमएस लेकर के उसने बयान की कि ये हम्म पार्टी जो है अल्ताफ हुसैन से बिलोंग करती है, और हम्म। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उठा करके वो जो है वो पीएसपी और उसके हवाले कर दी, एमकेएम पाकिस्तान के हवाले। भाई जी जी। इंटरनेशनल सिनारियो जिसके पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत ये मुल्क चलता है, पाकिस्तान हम्म में जो इलेक्शन होते हैं वो हम्म। बरतानिया के दिए हुए पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत है ना। जी जी। जिस पॉलिटिकल पार्टी एक्ट की कोर्ट, और कौन सी कोर्ट, क्राउन कोर्ट के अंदर वो फैसला हो रहा है, जिसमें 35 मेंबर ऑफ द जूरी बैठ करके हक में फैसला दे रहे हैं, तो हम्म वो कोर्ट फैसला कर रही है और कह रही है कि नहीं अल्ताफ हुसैन ही उस पार्टी के ओनर है, और हम्म पाकिस्तान की कोर्ट ने क्या उठा करके बाहर कर दिया। और ये बाहर करने से क्या इनके करने से कहानी खत्म हो जाएगी? भाई निकोला खान की रिपोर्ट आप पढ़ लें, आपके सामने सारी किस्सा कहानी क्लियर हो जाएगी, सारी क्लियर हो जाएगी, वन टू ए से लेकर जी तक। तो ये सही। कहते हैं ना कि साहब ये जातियां करने से ये काम सुलझ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ऐसा कुछ नहीं तो होगा। आरिफ सिद्दीकी साहब, कल जो हेरी के क्या उम्मीद नजर आ रही है कि पाबंदी हट जाएगी? जिन साहब ने लगाई थी वो तो खुद मुंह से कह रहे हैं इंटरव्यूज में कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया, और जो अब वो बड़ी मुश्किल में वो भी फंस गए कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, बल्कि उनको तो मुल्क भी छोड़ना पड़ गया बाद में। क्या कहेंगे कि उन पर से पाबंदी हटती हुई नजर आ रही है, देखिए या साहब, कोर्ट तो डेट पे कोर्ट आप डेट दिए जाएंगे? जी। नहीं, अब आपने अब मैं वो दुखती उंगली की तरफ जा रहा हूँ, बहुत बिल बनाएंगे आप लोग, बहुत सारे लोग ना। नहीं नहीं, आप बात कीजिए खुल के। आज आप, मेरे पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, क्योंकि जो टाइम था हमारा वो मसरूफियत का वो निकल गया। जी जी देखें, मैं अपने पिछले इंटरव्यू आपने उठा लिया, मैं एक बात जी कहता चला रहा हूँ जी जी कि जमात इस्लामी और पीटीआई जी जी। दोनों एक ही कॉइन के दो रुख हैं। हाँ, ये आपने तो, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में ये बात कही है। जी जी, हाँ, बिल्कुल, कि जमात मैं इस्लामी और आज फिर पीटीआई। जी जी। हाँ, दोनों एक ही कॉइन के दो रुख हैं। आप देखिए पीटीआई जिस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी, हम्म तो खास इलेक्शन वाले दिन, लास्ट दिन जिस दिन वोटिंग शुरू हो रही है, जमात हम्म इस्लामी पीटीआई के हक में बाइकाट करके चली गई। ऐसा ही हुआ था ना। हम्म। जी जी, बिल्कुल और ऐसे ही होता। जब भी पीटीआई जमात इस्लामी कराची से इलेक्शन जीती है, हम्म चाहे वो मेयर अगवानी की हो, तो मेयर अगवानी के हवाले से अगर है तो वो क्या नाम था, हाजी हनीफ तैयब का इंटरव्यू लिया था हम्म। उन्होंने, साबिर भाई ने, तो वो देख लिया आप जाकर के कि जी जी। भैया एक को उठा के कैंडिडेट को अंदर कर दिया और हम्म एक को जेल में भेज दिया। तो इस हम्म। तरीके से वो मेयर बने थे, जी ठीक जी, है, जो अब्दुल बिल्कुल सत्तार अखबारी। और बिल्कुल, वो वो इंटरव्यू हनीफ तैयब साहब का हाँ, मौजूद है। जी जी, बिल्कुल। मतलब दोनों दफा ऐसा ही हुआ। यानी हम्म 79 में वो पहली दफा इलेक्ट हुए, बट हम्म। 79 से 83 तक रहे वो, ठीक है। जी जी। तो उन्होंने दो दफा मेयर रहे हम्म अफगानी साहब, और उस दौरान में खूब जो है तालिबान भर्ती किए गए और अफगानिस्तान में जंग में भेजे गए, ठीक है। हम्म उसके बाद नेमतुल्ला खान आए, तो भी उस वक्त भी यही कहानी कि एमकेएम को इलेक्शन से बायकाट करवाया, और हम्म उसके बाद जमात इस्लामी वहां जीत गई। आज हम्म भी जमात इस्लामी अगर 4 वोट लेकर के बैठी है, हम्म। तो ये जो 4 वोट है एमकेएम के बायकाट नहीं है ना, अल्ताफ भाई अभी ग्राउंड में होते, हम्म। अल्ताफ भाई को छोड़ दो ग्राउंड में और फिर जमात इस्लामी जीत के दिखाते हैं।
मैं ये जो हिस्ट्री की रिसर्च करता हूँ छोड़ दूंगा अगर जमात इस्लामी जीत गई तो। बात ये है, देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। ये मेरे पास वो एक्ट मौजूद है, ये देता हूँ, ठीक है सर। ये एक्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। 1951 एक्ट जी। जो यानी जब पाकिस्तान वजूद में आ रहा है, इंडिया वजूद में आ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट का हिस्सा है, ये ध्यान में रखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट, ये कंपनी एक्ट, ये सब हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए और पार्टीशन के वक्त भी हमको दिए गए थे, और आज भी हम इन्हीं को फॉलो करते हैं और फॉलो करने के पाबंद। क्यों कि हमको पार्टीशन करके मलका ने ये लीज पे जगह दी है, तो हम उसके तहत ही लेकर के चलेंगे ना। जो जैसे मैंने फ्रेंचाइज की बात की थी कि भाई जो फ्रेंचाइज होती है मैकडॉनल्ड की, बर्गर किंग, ये सब आपको लीज पे मिलती है ना, तो ऐसे ऐसे हाँ आपका जो आजादी का डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफर ऑफ पावर, तो ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कह रहा है कि साहब अगर कोई कैंडिडेट, राइट, 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, जो वोट कास्ट हुए हैं उसका 1/6 से अगर कम वोट उठाता है ना, तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको हम कहते हैं जमानत जब्त, यानी 16.33% से अगर कोई कम वोट ले तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, ठीक है सर। अब यहाँ क्या सूरत हाल हुई है कि अब ये जो आपके हाफिज नईम साहब जो हैं फरमा रहे हैं कि साहब मैं इलेक्ट होकर के आया हूँ, तो भाईजान किसी ने भी, भाई 7% टोटल वोट कास्टिंग हुई, तो आपके पास ये वोट कहां से आ गए? ये तो एक्ट ये कह रहा है कि अगर आपके पास 16.33% से कम है तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। जी। तो आप इलेक्ट कहां से हुए थे? मेरी बात समझी तो इस बात में क्या कर रहा हूँ। जी आरिफ भाई, ये तो सीधा सीधा लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से उन तालिब इल्मों को कहूंगा जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट लिखिए प्लीज। जी जी हाँ जी, ये 1/6 वोट से अगर उसने कम उठाई, यानी 16. अरे भाई थोड़ा सा सेंटर में कीजिएगा, ये थोड़ा सा, हाँ ये पोजीशन सही है, दोबारा से दिखाइएगा, थोड़ा सा नीचे करके। जी जी, नीचे, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। जी जी, थोड़ा नीचे कीजिएगा, और नीचे थोड़ी सी ये नहीं नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा, हाँ ये अब नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, अब सही है। ये नाजरीन देख लें, ठीक है सर, पॉइंट लिख लें। ये आरिफ भाई बड़ी कीमती बातें कर रहे हैं, ये आपको गूगल में नहीं मिलेंगी, ये किताबों से, ये पूरा मैं कहता हूँ इंसाइक्लोपीडिया है आरिफ भाई चलता फिरता। तो सीखें, वो तालिब इल्म जो लीडर बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे बहस करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज रखना चाहते हैं, सीखें आज। और ये अपने नोट्स बना के रखें कि किसी से कल 2 लोगों में बात करनी हो तो आपको पता हो। आरिफ भाई जरा रिपीट करते हैं बात, जरा जो आपने अभी बताई है 7% वाली और 16% वाली। जी जी, ये इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है, ठीक है सर, तो ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट 1/6 ऑफ द वोट जो कास्ट है, अगर उससे कम वोट उठाता है तो वो फिर उसकी जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट सुना है ना आपने, जमानत जब्त हो गई। जी जी जी, तो जमानत जब्त क्या है? तो वो जमानत जब्त बात यह है कि आपके पास जो वोट उठा रहे हो आप, वो 6% 7% वोट उठा रहे हो, और उसके पर आप ये कह रहे हो कि साहब मैं इलेक्ट हो गया। तो जमात इस्लामी ने जो अभी इलेक्शन लड़ा है ना, जितना ही कह रहे हैं कि साहब हम जीते हैं, इनको बोलो भैया किसी एक कैंडिडेट का मुझे दिखा दो जिसने 16% वोट उठाया। तुम अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक कैंडिडेट का दिखा दो मुझे। तो ये सब जाली, मतलब हाँ, मतलब ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई, जो लिखा हुआ है वो बात करूंगा ना। ठीक है सर। जी जी, अच्छा अब आ जाइए जरा बारीक बात, ठीक। जी जी, देखिए बात ये है कि होने क्या जा रहा है। मैं एक बात और कर दूं कि देखिए, जो मैं बात करता हूँ कि जमात इस्लामी और पीटीआई, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं। जमात इस्लामी ने, ये अखबार की कटिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है सर, ये 1950 में 16 जून 1950 का अखबार उठाया। तो जमात इस्लामी जो है वो क्या कर रही है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही है, और नारा क्या लगा रही है कि हम जागीरदारी निजाम की हिमायत करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं। क्या कह रही है?
कि हम जागीरदारी निजाम की हिमायत का ऐलान करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं। किस दिन का अखबार है? 16 जून 1950। 1950 का, जी। अच्छा। ठीक है सर। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे मैंने मेयर साहब की बता दी कि 2002 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, देखो बस कान की रिकॉर्ड भी हो गई, ये कागज भी था। ठीक है सर। अब आ जाए आप तमाशा। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि साहब ये इलेक्शन होने जा रहा है और पीटीआई को बाइकाट करा दिया गया। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई पार्टी का लीडर जेल में जाए और उसको जो है वो एक्सरसाइज करने की मशीन भी मिले, वॉकिंग करने के लिए जो है वो कमरों की जगह भी दी जाए, खाना भी रोजाना जो है देसी मुर्गी दी जाए, सब सारी चीजें दुबई की कढ़ाई दी जाए। जी जी। तो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें स्टेट मुहैया करके दे रही है। अब अगर ये आपके साथ जाती कर रहे हैं तो यहाँ ये रिलीफ क्यों है? सही। इसका मतलब क्या है कि सामने कुछ और दिखा रहे हो और पीछे कुछ और। अच्छा, ये एग्जैक्टली एक पुराना स्क्रिप्ट है जिसको चला रहे हैं। ये कौन सा स्क्रिप्ट अक्सर है? आप कहते हैं हर 20 साल बाद एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है जी, वही कहानी है। वो स्क्रिप्ट कौन सा है? जी जी। वो स्क्रिप्ट है 1953 का, मौलाना मौदूदी का। मौलाना मौदूदी को जो है वो फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ, फिर लाहौर में वो मार्शल लगा, सारा कुछ हुआ, तो वो फांसी की सजा सुनाई क्यों थी? वो इसलिए सुनाई थी कि ताकि जो जमात इस्लामी के फॉलोअर्स हैं वो पब्लिक के सामने एक अपर्चर दिया जाए ताकि पब्लिक की सिंपैथी जो गेन हो जाए, और सिंपैथी गेन होने के बाद जो है वो जमात इस्लामी लिफ्ट कर जाएगी और फिर हमें जो कुछ करना होगा वो हम कर जाएंगे। ठीक है सर। तो जो उस वक्त मौलाना मौदूदी के साथ यानी एस्टेब्लिशमेंट की ए टीम के साथ, जमात इस्लामी के चीफ के साथ जो उस वक्त आपने खेल खेला था कि आपने सजा मौत सुना दी, फिर उसको 14 साल में कन्वर्ट किया और सारा कुछ, और हुआ कुछ भी नहीं मौलाना मौदूदी को। ठीक है ना? जी जी। एग्जैक्टली वही कॉइन अब पीटीआई के इमरान खान के साथ खेला जा रहा है। पब्लिक के सामने ये कर दिया, फलाना कर दिया। मौलाना मौदूदी को भी ऐसी मराहत हासिल थी, इनको भी सारी मराहत हासिल है। तो जिन लोगों ने पिछला रिकॉर्ड रखा हुआ है ना कि जमात इस्लामी किस वक्त क्या क्या खेलती रही, तो आपके सामने सब आ जाएगा। तो मुझे अब आइए कि इस स्ट्रेटेजी के पीछे कहानी क्या है जो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है सही। जनाबे वाला, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ बहुत अहम बातें कर देता हूँ। जी जी। मेरे हिसाब से ये जितने भी लोग खड़े ना कैंडिडेट, इसमें से 40 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं ना, 40-45 से ऊपर के जो लोग हैं ना, वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। अच्छा, इलेक्शन नहीं जीतेंगे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हमारे पास सारे खापटों की लाइन भरी पड़ी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। नाज़रीन, ये बात जरा गौर से सुनिए, नजर में अभी 8 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। जो 45 से कम के हैं वो इलेक्शन जीतेंगे या नहीं? आरिफ सिद्दीकी साहब बड़े नहीं, जो कम के वो नहीं, जो कम के वो जीतेंगे। जीतेंगे, सॉरी मैं मादरत जीतेंगे। जो कम वो सारे जीत जाएंगे। ठीक है। वो सारे और ये 40-45 से अबव वाले जो है ना, इनका चैप्टर क्लोज है। सही। हाँ, क्यों? अब देखिए मैं आता हूँ। देखिए होना क्या है कि आप ये सोचें कि ये इमरान खान से जो बल्ले का निशान छीना गया या अल्ताफ भाई से जो इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। देखिए अब एमक्यूएम के साथ अल्ताफ भाई के साथ क्या सूरत हाल है कि जब वो निसार परवर और हमारे वो एडवोकेट भाई, तो जो महाजिर थे उनको तो छोड़ दिया। ठीक है। मगर जो सिंधी हमारे भाई थे, निसार पवार और उनका बेटा, जी जी, उनको रोक लिया। ठीक है। जी जी। उनको नहीं छोड़ा, अभी भी आपने गायब किया उनको। ठीक है। सवाल ही क्यों? तो इसका मतलब क्या है कि आप ये नहीं चाहते कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो कोई सिंधी शामिल हो। समझे? इस किश्ती में एस्टेब्लिशमेंट किसी सिंधी को नहीं चाहती कि वो अल्ताफ भाई की किश्ती में बैठे। बात वही है कि जो मुत्तहिदा जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कि तमाम कौमियतों के दूसरे लोग भी आके जुड़े। वो क्यों? मैं बताता हूँ ना कहानी क्या है जो मैं समझ रहा हूँ कि अल्ताफ भाई की किश्ती में किसी सिंधी को नहीं बैठने देना, किसी और कौम वाले को नहीं बैठने देना। सवाल ही ऐसा क्यों? देखिए बात यह है
कि इस किश्ती को कहीं जाके लगना है, और वो उस बुनियाद पे लगना है कि साहब ये देखो महाजनों की किश्ती है, इनके साथ ये नाइंसाफी हुई है। तो उस वक्त जो फैसले होंगे, तो उस वक्त फैसलों में कोई किश्ती में बैठा हुआ ऐसा मुसाफिर ना हो जो इतराजात करे। समझ में आ रही बात? कोई दूसरी कम्युनिटी का एतराजात नहीं करे। ठीक है। जैसे जो पाकिस्तान जिस वक्त बन रहा था, तो कायदे आजम की मुस्लिम लीग थी, तो वो एक शफी मुस्लिम लीग आ गई। जैसे अभी हमारे यहाँ पीएसपी और एमकेएमपी बनी, ठीक है। तो इन लोगों के भी, अगर जितने भी बड़ी उम्र के लोग हैं ना, इनमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और एक यार ये भी बात बता दूं कि मेजॉरिटी लोग जो जीतेंगे वो इंडिपेंडेंट जीतेंगे, पार्टी वाले नहीं जीतेंगे। इंडिपेंडेंट जीतेंगे सारे मोस्टली। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 80-90% जो है ना वो इंडिपेंडेंट जीतेंगे। क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत इमरान खान से जो है ना नॉन पार्टी बेस की सूरत में लाए, इसी तरीके से अल्ताफ भाई को कि नॉन पार्टी बेस वाली सूरत में ले आए कि साहब पार्टी का स्लोगन नहीं है। तो वजह क्या है? देखिए साहब, वजह ये ऐसा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है ना वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक कहलाता है यूनि कैमरन, ठीक है। एक कहलाता है बाई कैमरन, ठीक है सर। तो और एक जो तीसरा कहलाता है नो मैन के लिए, वो अभी देखिए नाम बोल रहा हूँ, अभी आ जाएगा मुझे। तो बाई कैमरल जो होता है, जो इस वक्त जो पाकिस्तान में बाई कैमरल है, यानी सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, ठीक है, और सेनेट है, ठीक है। अच्छा, जो सेनेट है ना, ये सेनेट गवर्नमेंट नहीं होती है। सेनेट जो है ये स्टेट होती है। सही। सेनेट इज नॉट द गवर्नमेंट, सेनेट इज अ स्टेट। वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है वो। और कौमी असेंबली जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। समझ रही बात? बारीक बात कर रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ ना, तो बात को समझिएगा। ठीक है। कि सेनेट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और एमएनए जो कौमी असेंबली है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से जो सूबाई असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, वो सूबे को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसी तरीके से जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाते हो आप, जो बल्दियाती निजाम है वो प्रोविंस का नहीं होता, इसलिए आप देखते हो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो वो भी उसको रिप्रेजेंटेशन जो मिलती है वो स्टेट की मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए डेमोक्रेसी की जो आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जब आपको ये दिया गया डेमोक्रेटिक सेटअप, फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी जिसको कहते हो या एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हो, तो उसमें दो चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई, सेनेट को और लोकल बॉडीज के सिस्टम को। अभी कोई आपका एमएनए एमपीए अमेरिका या बर्तानिया वगैरह कहीं आता ना, कोई नहीं पूछता एमएनए एमपीए को, बल्दियाती काउंसलर को पूछेंगे, सेनेटर को पूछेंगे। सेनेटर की जी बड़ी वैल्यू होती है। जी सही क्या? हाँ जी। आपका मेयर आ जाए, कोई आ जाए तो उसको पूछेंगे। मगर अगर आपका जो सूबाई असेंबली का मेंबर है या कौमी असेंबली का, उसको कोई नहीं घास डालेगा जी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट को तो कोई पूछता ही नहीं है। जी। अगर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेनेट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब इशू क्या? अब जब स्टेट को रिप्रेजेंट करती है सेनेट, तो अब आपने देखा ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं पता है आपको? जी। जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये पत्थर पे लकीर है, ये बात क्यों कही? जी। वजह यह है कि मार्च में आपका जो हाउस है वो ऑलमोस्ट सेनेट का 50% रह जाएगा, हालांकि 1/3 डिलीट होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, ऑलमोस्ट 50 सेनेटर आपके बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी। प्लस एक आपके इलेक्शन कमीशन ने 28 सेनेटर को नोटिस भेज दिया कि साहब तुमने अपने असासात अभी तक जमा नहीं कराए जी, लिहाजा तुम्हारा जो है, तुमने अगर 15 दिन में जमा नहीं कराया तो तुम्हारी सेनेट की नशीस खत्म कर दी जाएगी। इसमें पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, ठीक है, इसमें जो है वो एमकेएम वाले भी हैं, इसमें जो है वो मुस्लिम लीग वाले भी हैं, सारे राइट जी। तो कहने का मकसद क्या है कि वो सारे जब वो सेनेट, इसमें से भी अगर मिसाल के तौर पे आधे भी बढ़ा दिए, 24 में से आधे भी बढ़ा दिए तो 12 आ गया ना। अच्छा, अब जब वो ऑलरेडी अवान, सेनेट का अवान खाली है, और जब ये यंग जो काउंसलर अपने कैंडिडेट जीतेंगे, अच्छा ये भी बता दूं
मेजॉरिटी जो कैंडिडेट जीतेंगे ना हम्म। वो सूबाई असेंबली के जीतेंगे। अच्छा, सूबाई असेंबली इंडिपेंडेंट की। में हाँ जी जी। भारी तादाद सूबाई असेंबली की जीतेगी। सूबाई असेंबली की जीतेगी। वो इसलिए है कि हम्म सेनेट में सूबाई असेंबली का जो मेंबर होता है ना उसके वोट की अहमियत होती है। हम्म। हर सूबे से 2 सेनेटर होते हैं तो उनके वोटों की जो है ना अहमियत होती है। हम्म। अच्छा, अब क्योंकि अब आप नए स्टेट के अफेयर्स में जा रहे हो, तो जब स्टेट के अफेयर्स में जा रहे हो तो आपको यूनिकैमरल सिस्टम में जाना होगा। बाई कैमरल में ऐसे समझ लिए पाकिस्तान सन 47 से लेकर के सन 73 तक 73 तक यूनिकैमरल सिस्टम पे था, समझ रहे हो? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था, अंडर स्टेट चला रही थी उसको। हम्म। इसीलिए आपने देखा ना 47 से लेकर सन 73 तक कोई इलेक्शन कोई मतलब सिविलियन गवर्नमेंट की कोई कहानी नहीं। सही। क्यों? उसी के अंदर ये सारा जोग्राफी चेंज कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब जब आप यूनिकैमरल सिस्टम में जा रहे हो तो आपको सेनेटर चाहिए, और खास तौर से कौन से इलाके से चाहिए आपको? जो आपके इलाके गैर है, जो फाटा का इलाका है। अब ये फाटा का इलाका की क्या कहानी है? ये जो आप सुनते हो ना अफगानिस्तान का झगड़ा, ये फाटा का इलाका है, इलाका गैर, ये वो नाम मुख्तलिफ रखे होते ये हैं। पता है आपको कौन सा इलाका है जी और ये पाकिस्तान के पास कैसे है? ये अभी तक तो नहीं है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है, मतलब आपको ओनरशिप नहीं है। जी हाँ, उनके अपने कानून चलते हैं, जिरगा सिस्टम चल रहा है वहाँ। जी हाँ हाँ, तो हुआ ऐसा था कि 1848 1849 की वाले बन बात है। तो इस इलाके में पहले जो है वो पंजाबियों की हुकूमत थी। रंजीत सिंह का नाम सुना होगा आपने? जी जी, रंजीत सिंह जी। ठीक है। हाँ, तो वो ये उसका वो मुजस्मा पॉकेट भी है। इमरान खान साहब के दौर में लग गया, काफी लोगों उस पर एतराज भी है, लोगों को गुस्से में भी गम और गुस्से का मुजाहरा किया, शाही किले के बाहर उसका मुजस्मा लगा दिया गया था। फिर एक हाँ, साहब तो ने उसको तोड़ दिया, उसको बेचारे को बड़ा मारा पीटा गया अदालत उसमें हवालात में। जी जी, आगे भी जी बात कीजिए। नहीं नहीं, इसके पीछे भी कहानी है ना, वो मुजस्मा भी बनाया गया तो जी लोगों को जी। जहनी तौर से करतार संघ खोला गया, लोगों को जहनी तौर से तैयार किया जा रहा है। बात को समझे आप? ओहो हो, अच्छा अच्छा। हाँ, तो कि वो तैयार लीग हो ऑफ जाओ। नेशन चार्टर में जो है कि भाई किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, उसके लिए जहन साजी की जाती है। हम्म। तो मेरा पिछला इंटरव्यू देखेंगे, बहुत सारी बातें जब कनेक्ट करेंगे ना दोनों समझ में आ जाएगी। जी जी। तो अब वो इलाका गैर का वो इलाका जो के ऊपर रंजीत सिंह या सिखों की हुकूमत थी, राइट? उसके बाद जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने उसको काबू कर लिया, तो काबू करने के बाद उन्होंने कहा अब ये इलाका जो है वो डिओड्रेंट लाइन खोल दी, खींच दी के साहब ये उस इस लाइन से उस तरफ जो है वो अफगानिस्तान का इलाका है, और इस तरफ जो है वो सिखों की रियासत वाला, इसको जो है वो ट्राइबल बेल्ट करार दे करके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में शुमार करके हुकूमत ने बरतानिया में रख दिया। अच्छा, मसला क्या है कि बरतानिया ने बहुत दफा कोशिश की कि जाकर के अफगानिस्तान को कैप्चर कर ले, मगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है कि उसको कोई कैप्चर करना वो आसान काम नहीं है, आसान नहीं। हिस्ट्री में प्रूव नहीं है। उनको पता है, तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम जो चीज अपने पास अभी हाथ में आ सकती है ना, इसको तो पकड़ो। तो अब उस चीज को पकड़ करके अपनी झोली में डालने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ट्राइबल एरिया या फाटा के एरिया, इनको अपनी झोली में डालने के लिए ये यूनिकैमरल सिस्टम लाना मजबूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जी, माना मजबूरी। अब ये कहते हैं ना कि साहब वो पंजाब साहब वो अपना खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के साथ एनेक्स कर दिया हमने, तो ये बस वो हो गया। भाई ऐसे नहीं होता है। अब ये क्या होगा इसमें? अच्छा देखें, ये तमाम चीजें जो है ना इसमें ट्रीटीज रिक्वायर्ड होती है। जो सेनेट की और सबसे एक इम्पोर्टेंट जो बात है ना, क्या है कि सेनेट जो है वो ट्रीटी साइन कर सकती है, और फिर इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कर सकती है। सही। जैसे 18 अमेंडमेंट जो छोड़ चला, तो ये अख्तियार है सारा सेनेट को ना। तो अच्छा, वो सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, 3/4 मेजोरिटी भी रिक्वायर्ड नहीं। तो कहने का मकसद क्या है कि इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ने सारा एम्फसाइज ये करना है कि आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है उसके अंदर अपने तमाम लोग इंडक्ट करने हैं।
ओ, जब ये चाहे कुछ भी हो जाएगा, पत्थर पे लगी रह, करना पड़ेगा इलेक्शन। अब जैसे भी हाँ किया जाए, किसी को भी जितवा दिया जाए, किसी को भी वो कहते हैं ना, शेरवानी पहना के बिठा दिया जाए, चल भाई तू मेरा भाई आ जा लाइन में। जब भी नवाज शरीफ साहब को हाँ भी कॉम्प्रोमाइज होगी इनसे। अच्छा अच्छा, हाँ ये हाँ नाजरीन हाँ अब समझ में आपको पिक्चर आ गई बड़ी क्लियर, कि ये इंतखाबात, लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब को लेकर आ गए, अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी लगाई हुई है, तो ये करवाने इतने जरूरी क्यों हो रहे हैं? अब आपको बात और समझ में आ गई। सारे हाँ और कहानी जो नॉन चल रही है नॉन वो नॉन सेनेट के पार्टी ऊपर चल बेस, रही है। जी जी। नॉन पार्टी बेस, हम्म। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत चलती है, ठीक है। तो जी उसके जी। ऊपर वो जो पॉलिटिकल साइज की पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है ना, वो उस पर जी जी। नाफिज हो जाती है। कि वो हम्म। बहुत सारे बिल हैं जिसको सपोर्ट नहीं करते तो वो नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। तो उन्होंने ये चैप्टर ही बंद कर दिया। अब जब आपने कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कर दिया, तो वो हम्म। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं है। बंधे हुए नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट जिस बिल को चाहेगी, जिस ट्रीटी को चाहेगी, हम्म। वो लिखेगी और इनसे अप्रूव कराएगी। और कोई सुन लिया भाई, पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पहले कोई से स्क्रिप्ट लिखा हुआ पॉलिटिकल, है। हाँ और जब हाँ भी हाँ, इंटरनेट भी बंद कर देंगे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी बंद रहेगा इंटरनेट, कर लो जो करना है। ठीक है हाँ। ना? और तो जी जी। तो अच्छा, आरिफ इसकी सिद्दीकी और साहब। जी जी, एक और बोलिए सबूत देता हूँ ना, हाँ, बात करें, कंटिन्यू। जी जी। एक और सबूत देता हूँ। इसका सबूत जी ये जी। है कि ये कौमी और सूबाई के इलेक्शन दोनों एक दिन क्यों कराए जा रहे हैं। हम्म। ये जैसे 1993 में था हम्म। कि बेनजीर की हुकूमत बनाने के लिए कौमी का अलहदा किया गया, सूबाई का अलहदा किया गया। हम्म। कौमी से एमक्यूएम को बाय फोर्स इलेक्शन बाइकाट कराया गया, हम्म। याद है आपको? तो बाइकाट किया, तो उसके बाद ये कहा गया था कि साहब वो जनरल कौन से थे, नसीर थे, कौन थे, कि साहब उसको बेनजीर ने कहा था मैं तुमको फौज का कमांडर इन चीफ बना दूंगा। ये सारी चीजें बाद में आई, अब किताबों में भी पब्लिश हुई। हम्म। और उसके बाद प्रोविंशियल में हमने पार्टिसिपेट किया, तो आपने देखा कि हमने हमारे परसेंटेज वोटों की क्या थी और कौमी असम्बली में क्या। तो कहने का मकसद क्या है, सारा स्क्रिप्ट के तहत चीजों को चलाया जाता है। तो ये चलाया जाता। कौमी असम्बली और सूबाई का दोनों इलेक्शन एक दिन कराना, हम्म। ये भी इस बात की दलील है। क्योंकि अगर कौमी का अलहदा कराते, सूबाई का अलहदा कराते, तो मसला हो जाता। अच्छा, वो क्या मसला होता है तो आरिफ सिद्दीकी साहब? वो मसला ये होता, कौमी का करा लिया, वो बोलते साहब हम इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते। अब सूबाई का बायकाट कर दिया। हम्म। अब जब सूबाई का बायकाट कर दोगे, तो सूबाई की तो रिक्वायरमेंट है ना सेनेट पे, हम्म। तो फिर वो कैसे पूरी होती? हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं समझ रहा? जी जी जी, समझ अगर अच्छा, तो ये भाई, अब आप समझ लें, ये जो लोग पूछते हैं ना यार इंतखाबात हो रहे हैं सब, ये मतलब मैं सॉरी स्ट्रीट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, टोपी ड्रामे हैं ये, सुन लें अच्छी तरीके हाँ, से। और ना, बिला वजह हमारे लोग जज्बाती हो रहे हैं, अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और एक्साइटेड हुए में फलाना हुआ है, इमरान खान साहब को अंदर किया हुआ है, और वो बकरे खिलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें कुछ नहीं ऐसे होगा कुछ भी। इमरान खान, कुछ हाँ नहीं बिल्कुल। होगा। बल्कि जब ये फाटा का इलाका इसका फैसला करेंगे ना, जी जी। इमरान खान का जमात इस्लामी का मेन रोल होगा उसमें। ये हम्म। एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है या? जबरदस्त बात कह दी आरिफ सिद्दीकी साहब। आरिफ सिद्दीकी साहब, यहीं पर ही इसी बात को कंटिन्यू मैं करता हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐलान करना है कल की, उनकी क्लिप्स वायरल हो रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि वो ऐलान करेंगे अपने उम्मीदवारों का, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे वो। लेकिन एक चीज़ मैं साथ में देख रहा हूँ कि जैसे निसार पनवर साहब हैं, उनको गायब कर दिया, उनके बेटे जो हैं और भी कुछ कारकुन जो थे उनके स्ट्रीट पर एक्टिव हुए, उनको भी लापता कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो जैसे ही जिन लोगों का ऐलान करेंगे, अभी 10-12 दिन है इलेक्शन में, वो भी लापता हो गए, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? जी सर मैं वही बात तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा हूँ कि कहानी है क्या। जी अब जी। ये निसार पवर को किस्ती से तारना क्यों? वो इसलिए कि कल जब ये फैसला होगा कि साहब वो कराची सूबा बन रहा है, हम्म। ठीक है। अब वो निसार पवर को बोलेंगे, बोलेंगे देखो भाई ये सिंधी भी हिमायत कर रहा है, तो ये जो अब बाकी इस वक्त सूबे आने की थोड़ी बात करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा भाई भी तो कर रहा है। हालांकि वो ये जागीरदारी और जो बेचारा गरीब मुतवस्सित तबका है ना, हम्म। ये उसका झगड़ा है। उसको कोई इतराज नहीं है, गरीब आदमी को, गरीब सिंधी को कोई इतराज नहीं होगा। वो तो बोलेगा भाई मुझे मेरा हकूक मिला ना। इस वक्त तो सारे जो पैसे मिलते हैं वो सबकी सब, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या पंजाब की हो या फेडरेशन की हो, तो सब खा जाते हैं पैसे, गरीब को तो कुछ नहीं मिलता। तो सही। भाई अगर सूबे बनते हैं
तो वो इनको क्या तकलीफ है? और ये सूबे बनने जा रहे हैं, हम्म ये सूबे बनने जा रहे हैं। ये आप जिस वक्त ये यूनिकैमरल सिस्टम नाफिज तो होने दो आप। हम्म भाई आपको याद नहीं है जब इंडिया में गालिबन 2009 की बात है ये, तेलंगाना सूबा बना था, तो वहां की जो असेंबली थी इंडिया की, उसके गालिबन 170 अफराद ने रिजाइन कर दिया था कि साहब ये सूबा नहीं बनने देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया और कमीशन बना करके बोला बोला ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो इनके एक्सेप्ट कर लो। वो भागे फिरे, इस्तीफे मुश्किल से बचा है। और उसकी जगह वहां तेलंगाना में बजाय एक की जगह 4 सूबे बने। तो ये होने जा रहा है। होने के लिए जा रहा है। आरिफ सिद्दीकी साहब, ये बताइए बड़ा और इम्पोर्टेंट। अल्ताफ भाई का ये जो है ना, आपने बात की जी जी जी। कि अल्ताफ भाई जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अनाउंस करने जा रहे हैं, तो मैं इस हवाले से, अल्ताफ भाई माशाल्लाह, मैं छोटा सा शागिर्द हूँ, हम्म बहुत कुछ सीखा मैंने अल्ताफ भाई से। हम्म तो बहुत दूर की सोच करके काम करते हैं, तो इंशाल्लाह मुझसे 2 हाथ आगे सोच के काम करेंगे। अच्छा, तो इसमें भी कोई मसलियत है, कोई दूरअंदेशी है कि ये जो आज़ाद मुझे नहीं पता उम्मीदवार लैंड किए? जी भाई, मुझसे ज्यादा जाहिर है अल्ताफ भाई जहाँ बैठे हैं, जी जी तो अल्ताफ भाई के पास बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होंगी ना। जी जी। लेकिन आरिफ सिद्दीकी साहब, ये जो दोबारा से सीटें बढ़ाई नहीं गई, बस आपने देखा होगा कराची एक, से एक, मरदमशुमारी खराब तरीके से पेश की गई, बड़े मसले मसाइल पैदा किए गए। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये सब इतना बिल बनाएंगे सबके सब, ये रिजल्ट तो आने दो आप। हम्म ऐसा रिजल्ट होगा कि इन सब की नींदें आराम हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ये बताऊं, जब ये वाला प्रोग्राम आएगा ना, जी जी तो देखें फिर उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर ये जो सरकारी नौकरियों में लोग बैठे हैं ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, जी जी। ये इतना बड़ा छाटी होगी, इतनी बड़ी छाटी होगी, आप तस्वुर नहीं कर सकोगे। हम्म ये हजारों के हिसाब से लोग निकलेंगे, सूबाई हुकूमत से भी, फेडरल से भी। ये सब अच्छा, अख्तियार आरिफ सिद्दीकी अपने साहब, आपने कहा ना यूनिफॉर्म कि गवर्नमेंट निकलेंगे, आज देखा किया है कि निकले से मुराद ये तीन। नौकरियों से जाएंगे, जी जी। अभी नौकरियों से। आपकी बात से आज जैसे पीटीआई के कुछ लोग जो थे मुख्तलिफ जगह निकले कराची में, तो उन पर लाठी चार्ज हुआ, फिर उन्होंने पुलिस वालों को मारा, फिर बाद में पुलिस वाले भी भाग रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में रेंजर्स कहीं नजर नहीं आई। क्या कहेंगे आरिफ सिद्दीकी साहब? क्योंकि रेंजर्स तो फौरन जो 90 से बैठी हुई है कराची में, और वो कहीं नजर नहीं आए, पुलिस वाले भागते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पास पिक्चर्स आई कि खातून के ऊपर भी पीटीआई के कारकुनों ने उन्होंने कहा कि हमला किया है, एक कांस्टेबल की भी पिक्चर आई, बहुत सारी पिक्चर्स आई। ये वहां पर कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही। ये रेंजर्स कहाँ गायब थी? और उनको जिस तरह होती हैं गिरफ्तारियां और भर भर के ले जाते हैं, फिर इलाकों के मुहासरे होते हैं, फिर नीम बुराना करके उनके ऊपर पट्टियां बांध जाती हैं लोगों के, फिर उनको तपती हुई धूप में रोड पे बिठा दिया जाता है, फिर वो घर घर तलाशी होती है, फिर 2 टैंकों के बराबर 50 ट्रकों के बराबर असला बरामद हो जाता है। वो ऐसी कुछ चीजें नहीं होती, क्या वजह है? देखें बात ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है ना, हम्म इसमें आपको जो है बेचारे पंजाबी मिलेंगे, पठान मिलेंगे, ठीक है, हम्म मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, ठीक। हम्म महाजिर करेंगे तो वो कहानी खराब होगी। तो अब ये हम्म लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों के इन प्रोटेस्ट को, क्योंकि ये ऑलरेडी मुख्तलिफ इनके अपने अपने सूबे हैं, हम्म तो अब इसका असर वहां भी पहुंचेगा। तो हम्म रेंजर जो है वो किसके अंडर आती है, किसकी बगल बच्चा है, इस्टेब्लिशमेंट का ना, फौज का बच्चा है ना ये। हम्म तो अब ये अगला जो इनका स्ट्रेटेजी है, या अगला आगे इनका जो प्लान है जो करने जा रहे हैं, तो उस प्लान को क्या इनको बिगाड़ने की परमिशन दी जाएगी? इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, करते रहो। क्यों? कि जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, फिर इस गवर्नमेंट को लिपेटने की बात होगी जो उस वक्त की हुकूमत होगी। हम्म जब इलेक्शन हो गया, सेनेटर हो आ जाए। गए, इलेक्ट हो गए, फिर अब अब जो वो, कौमी असम्बली ये है, बड़ी कौमी, इंपॉर्टेंट बात कह दी अरे भाई आपने। हाँ वो चलो, हाँ खाना पूरी हो गई पूरी, अब चलो हाँ निकल लो हाँ, पतली गली से। पतली गली से निकल लो, तो ये सही। ठीक है। अच्छा, पतली अभी गली से अभी नहीं कहा जा निकालेंगे। रहा है कि, अभी कहा जा रहा है कि आओ ना कभी हमारी गली में खुशबू लगा के। तो वो सही है। पतली गली से जी जब ये जी सब के सब वो गवर्नमेंट को लिपेटेंगे ना, जी जी। अगर नहीं लिपेटेंगे तो और फिर फिर इन वो सब सबका बीमार भी ऐसा, हो जाएंगे, बीमार भी हो जाएंगे, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी की प्लेटें कम हो जाएंगी, किसी को कुछ हो जाएगा, सब एक एक करके, कोई कश्ती से जाएगा, कोई जहाज से जाएगा, किसी के लिए खास तौर पे जहाज बुलाए जाएंगे, जिस तरह आए थे जहाज। देखिए मेरे पास जो मैंने अभी आपसे बात की कि पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, जी जी
अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, इस वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो यंग जनरेशन है उसको जगह दी जाएगी। पुराने बाबे अब सियासतदान नहीं चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन का फैसला है, मेरा नहीं है। यूनाइटेड नेशन के पुराने अब वो चावल नहीं चाहिए, पुरानी कश्तियां नहीं हाँ, चाहिए, नई नई बोर्ड बनाओ। 45 एंड अच्छा, अबव नहीं चाहिए। नहीं है। सही। अच्छा, उस, नजीब साहब ने सवाल किया बड़ा अहम। कराची के जी जितने मसाइल हैं, कराची के लोग जो हैं, अहले कराची को अब आलमी अदालत में इंसाफ के लिए जाना पड़ेगा, क्या करेंगे? जा सकते हैं? किस तरह जा सकते हैं? सर, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है ना, जी जी। वो हमारे लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा होगा आने वाला वक्त। अदरवाइज ये निकोला खान की रिपोर्ट जी जी। जिसने इस्टेब्लिश किया, अल्ताफ भाई को भी किया, इक्विटल भी किया, ठीक है, हम्म और ये जूरी की रिपोर्ट के बुनियाद पे हुआ। हम्म तो ये खेल नहीं है। कौन सी कोर्ट फैसला करे? क्राउन कोर्ट। हम्म। तो आप क्या समझ रहे हो? हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं ना। जी जी। क्राउन कोर्ट किसको बिलोंग करती है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को ब्रिटिश प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस। करती है। हम्म। इसका जब खेल तमाशा भी सामने आएगा ना, तो आप हम्म। देखिएगा तो सही। सही। अब ये मेरी अपनी रीडिंग है, और देखता हूँ भैया मैं कितने पानी में हूँ, कहाँ तक सही चीज़ों को रीड करता हूँ। जी जी। आरिफ सिद्दीकी साहब, एमकेएम पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कि लोग पहले जिस तरह इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स हुआ करती थी, इलाकों में जाया करते थे, जो उम्मीदवार हैं जिनके नाम है वो इलाकों में भी बहुत कम डरते डरते जा रहे हैं। क्या उनको कुछ सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं? इल्ज़ाम आते हैं उनके ऊपर बड़े संगीन कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट कह दी जाती है वो उसका डिक्टेशन ले लेते हैं। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाओ, तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते हैं। अभी मुस्लिम लीग के साथ कहा गया है कि मुस्लिम लीग के साथ बैठ जाओ। कभी चांसेस है आखिरी दिनों में अगर कुछ मुतालबात का नाम लेके वो कह देंगे कि ओके भाई पीपल्स पार्टी में बैठ जाओ, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी में। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान का जो है वहाँ पर जो उन्होंने बनाई है? मुस्तफ़ा कमाल साहब पहले पीएसपी में थे, फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी डिसॉल्व करके दोबारा एमकेएम पाकिस्तान में आ गए। आप क्या कहेंगे जो कुछ भी हो रहा है सिचुएशन, इस सिलसिले में उनकी कोई ग्राउंड पर कुछ उनको उम्मीद है, या वही थोड़ा सा सबको बांट दिया जाएगा कि जमात इस्लामी तुम भी ले लो, एमकेएम पाकिस्तान थोड़ी सी तुम भी सीटें ले लो, पीटीआई तुम भी ले लो, पीपल्स पार्टी तुम भी ले लो, जो आप अभी बात कह रहे हैं कि लपेट दिया जाएगा और पतली गली से फिर इलेक्शन होने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट है सेनेट की वो पूरी करने के बाद चलो सब अपने अपने घर वापस जाओ? जी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मशहूर है कि आसिफ जरदारी जो है वो डील करने में मास्टर हैं। हम्म मगर मेरी असेसमेंट ये है कि ये इनकी डील भी धरी की धरी रह जाएगी, हम्म और इस्टेब्लिशमेंट जमात इस्लामी के उन मेंबर्स को इलेक्ट कराएगी, क्योंकि ये उनके मेंबर हैं। हम्म देखिए, जमात इस्लामी का जो नाजिम है ना, हम्म वो ऐसे ही इलेक्ट होता है जैसे फौज का जनरल। हम्म वही जो ऊपर उनके बैठे काबीना के लोग जो बैठे हैं ना, वही वही चूज करते हैं ना कि कौन बनेगा। हम्म। ऐसे ही होता है ना फौज के जनरल के साथ। जी जी। या इलेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी में के जैसे होता है, ऐसा ऐसा कुछ हम्म। कहानी है जरा जमात इस्लाम जी में? जी। ऐसी कुछ नहीं है ना। हम्म वही तरीका है चूज करने का जो फौज के अंदर जनरल का है, कमांडर इन चीफ को इलेक्ट करने का। तो रह गई अच्छा। बात की एमक्यूएम की बात ना, तो मैं तो सिर्फ एक ही एमक्यूएम को जानता हूँ, और वो है सही। अल्ताफ की लंदन। मैं लंदन में। लंदन भी क्यों कहूँ, वो है आरिफ साहब, अल्ताफ अभी की अपनी आपने अपनी। मोहम्मद अनवर साहब की बात की, एक हमारे लिसनर ने सवाल किया उनके मुतालिक कि मोहम्मद अनवर साहब जो थे और तारिक मीर साहब जो हैं वो इंग्लैंड में रहते थे। उन्हें क्या जी खौफ खतर था कि जो उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से साइड में हो गए और एक तरह की बगावत कर दी उन्होंने उनसे, और जो उनके माली मामलात वगैरह थे, और मोहम्मद अनवर साहब ने मुर्तज़ा अली शाह को भी इंटरव्यू दिया और एक किताब का जिक्र किया कि मैं किताब लिख रहा हूँ, और ये सारी बातें उन्होंने कही कि उसमें हकाइक बयान करूँगा, और उन्होंने बैग लेने की भी बात की। ये सारी उनको उनको क्या प्रेशराइज की तरह चले? पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, वो उठा के ले जाएं या उनको प्रेशराइज करें, फैमिलीज की तरफ से ब्लैकमेल करें, तो उनको वहाँ पर क्या हुआ था कि वो इस तरह की उन्होंने इंटरव्यू दिया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक बात बताऊँ मैं, जी जी। कि क्या उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं रहते? हम्म। और जिनके पाकिस्तान में रिश्तेदार रहते हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है फिर उनके साथ? सबको पता है। है? सबको तो पता है क्या? हो सकता है ना किसकी क्या मजबूरी है, वी डोंट नो। जी जी। हम्म
वो कहते हैं ना, राइज है मेरे देश में नफरत का कायदा, हो जिससे इख्तलाफ उसे मार डालिए। सही यही है आरिफ सिद्दीकी और साहब। भाई जी जो पॉलिसी के अंदर गड़बड़ करेगा जी जी तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है ना। जी जी बिल्कुल। तो आरिफ तो सिद्दीकी साहब, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं सेनेट के ऊपर, आपने कहा कि डिपेंड कर रहे हैं, और इसमें पुराने जो लोग हैं उनको सियासत में बाहर किया जा रहा है, जो यंग जनरेशन है उनको लेकर आया जा रहा है, तो ये कोई पूरी पूरी लीडर दुनिया में ऐसे ही होगा, पूरी पूरी दुनिया दुनिया में में। ऐसे ही होगा। अच्छा, पूरी। तो अभी पाकिस्तान में फिर आपको ये हुकूमत बनती हुई किसकी नजर आ रही है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी मैं आपसे सीख रहा हूँ, बिल्कुल। मैं तो आपका हाँ, ताले छोटा, सबसे जो पीछे की बेंचों पे बैठने वाला तालिब इल्म मैं वही हूँ। अब ये कहते हैं, सब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे। जी जी। अब देखिए, मैं वो आसिफ जरदारी का इंटरव्यू ले रही थी, क्या नाम था, असमा शिराजी, ठीक। आसमा शराजी जी। हाँ, तो वो देखिएगा अभी पिछले दिनों, तो जी इनके जी। मुंह से कभी कभी जो बात निकल जाती है ना, जरा ध्यान देना पड़ता है। हम्म। तो उसने कहा कि साहब वो नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो आसिफ हम्म। जरदारी ने कहा कि क्या उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही है। ये याद आ सवाल गया। किया आसिफ जरदारी, जी जी ठीक है। बिल्कुल यही अब कहा, या बहुत उन्होंने बहुत है, अपने मुंह से। क्या ये जी बात जी अपने मुंह से कही है। जी जी, आप तो कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात वो नहीं कह सकता नवाज शरीफ अपने मुंह से, हम्म। कि मैं जो है वो अगला वजीर आजम बनने जा रहा हूँ। तो ये किसकी डायरेक्शन पे उसका आसिफ जरदारी इतनी यकीन से बात कर रहा था कि हम्म। नहीं कह सकता वो ये बात। तो हम्म। इसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो कहीं ना कहीं तय हो चुका है, हम्म। जी जी। और वो आ, मियाँ साहब नहीं होंगे, मियाँ साहब मोस्ट नहीं प्रॉब्ली होंगे। नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो आरिफ सिद्दीकी साहब, ये जो आज़ाद उम्मीदवार है इनको बड़ी अहमियत दी जा रही है। जो मैंने अपने प्रोग्राम की जो फ्लायर वायरल किया, अब ये मैं बड़ी अहम सवाल कर रहा हूँ कि इनको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। देखिए, माजी में मैं देख रहा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने बड़े माल बनाए। जैसे शौकत तरीन हाँ हाँ साहब थे, वो जहाज़ बढ़ के जाते थे और बंदा पकड़ के लेकर आ हाँ जाते थे, और वो नोटों के बैग दे देते, वो फिर वो नोटों के बैग कहाँ जाते थे वो आज तक वो बेचारा जो आज़ाद उम्मीदवार होता। इस दफ़ा कुछ ऐसा लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो माल दे रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लो देखिए, मैं माल लुटा रहा हूँ। तो ये अब इस सिनेरियो में ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है आज़ाद उम्मीदवारों को? अल्ताफ हुसैन साहब ने भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए, इधर पीपल्स हाँ पार्टी वालों ने भी कह दिया, और पता नहीं सर, उनको रास्ता अजीब बंद कर अजीब। दिया, रास्ता जी बंद जी किया ना। जरा जी जी इस्टेब्लिशमेंट ने जी जी इमरान खान से वो बल्ले का निशान छीन करके, जी जी। तो वो उनको जो आजाद उम्मीदवार चाहिए तो उसका हम्म। बंदोबस्त कर लिया ना उन्होंने। इसी तरीके से अल्ताफ भाई को, कि अगर अल्ताफ भाई को यहाँ अल्ताफ भाई की पार्टी को रेस्टोर कर देते हम्म। तो फिर ये आजाद आजाद उम्मीदवार कहाँ से होते? तो अल्ताफ भाई हम्म। एमक्यूएम से आते ना, हम्म। वो पीटीआई से आते। हम्म। अब सही। ये रेला होगा ना। अब बोलेगा, कोई बोलेगा भाई ये आजाद उम्मीदवार कैसे जीत गया। अब वो एक झगड़े में कहानी चली जाएगी, और पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो कुछ नहीं कर सकेगी, बेबस होंगी। बेबस होंगी। ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी बेबस होंगी, जैसी हम्म। गाय जो है ना कसाई के सामने बेबस होती है ना, हम्म। बस ये हाल होगा इनका। अच्छा, वही ये बात जो तो वही आ सोच, गई, वो जूतों में दाल मगर बटने वाली बात आ जाएगी, बिल्कुल। सर उनमें से अगर किसी को इन्होंने छेड़ा ना, हम्म। आजाद उम्मीदवार को, हम्म। तो वो एमएनए एमपीए पार्टी का लीडर जो है ना वो अंदर जी होगा। जी। मतलब ये मतलब वो कहते हैं ना, इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, उफ अल्लाह। तो मतलब ये कि ये इंतखाबात भी होने, मतलब ये आदमी जो है, जो भी खड़ा हो रहा है, जो आ रहा है वो भी परेशान, जो नहीं आ रहा वो भी परेशान। मुल्क पूरा परेशानी है, एक अजीब कश्मकश चल रही है मुल्क के अंदर, एक अजीब नफसा नफसी चल रही है कि ये इंतखाबात जो हो रहे हैं, एक तरह के बस ये कि खाना पूरी की जा रही है, जो अभी तक आपकी लबोलबाद है बात का, वो है। तो ये आज़ाद उम्मीदवार कुछ कर सकते हैं, अपने अपने जो जो सपोर्ट किया जाएगा जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनकी हो गई, पीटीआई हो गई, और अलग भी लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं, तो क्या उनको उनकी कोई हैसियत होगी? क्या कहेंगे इस बारे में आप? आजाद उम्मीदवार जो जीतेंगे, जी जी। तो वो समझ लो आप इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े होंगे। हम्म।
अब उन घोड़ों के सामने कोई खड़ा होगा? अभी मैंने आपको एक कागज दिखाया कि जो भी कैंडिडेट अगर 1/6% से कम वोट लेगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 मैंने आपके सामने रखा ना, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ना, जी ये जी अपनी इसके जमानत बचाएं। अभी यार, ये तक तो इसको निफाज आरिफ नहीं भाई, किया ये ना। तो बड़ा जबरदस्त गेम प्लान बन गया है ये तो। लोग अपनी इज्जत बचाएं, जमानत बचाएं, क्या क्या बचाएंगे इस इंतखाबात के अंदर। और मैं वही तो इंतखाबात कह हो रहा रहे हैं हूँ। और वो लोग जो है जज्बाती फोरमैन बने हुए हैं, अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर से लड़ रहे हैं, धड़ाधड़ लड़ रहे हैं, और वो तोपों की रुख किए हुए अपने लोगों की तरफ। उनको पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड में गेम क्या चल रहा है। देखिए, अभी अभी तक आपने इस एक्ट के बारे में सुना? नहीं, हमने मैं तो कह रहा हूँ आपसे सीख रहे जी जी। तो ये कई दफा हमने बात उठाई, मैंने आर्टिकल भी लिखे, मगर जी कभी जी इसका निफाज नहीं किया। अभी जैसे इमरान खान से बल्ला छीना, जी जी तो वो बाकी जितने पार्टीज हैं उन सबने इलेक्शन प्रॉपरली कराया, किसी ने नहीं कराया ना। जी जी मगर वो कानूनी एक प्रोविजन था, उसका एडवांटेज उठाया और उसका बल्ला छीन लिया। अब ये कानूनी प्रोविजन है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को तलाश करने का। हम्म। जो है वो भाई ये, वो होता है कि वो आदमी ने सर की गुद्दी के पीछे दोनों हाथ रखे, आराम से लेटा, लेट हैव फन है। वही बात हो रही है। हम देखिएगा, अब ये सबको फिक्र पड़ जाएगी। अब सब देखेंगे यार ये क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 हम्म। इलेक्शन कमीशन की है भाई जी डॉक्यूमेंट, जी तो ऐसा थोड़ी है। हम्म। तो आरिफ सिद्दीकी साहब, पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस इंतखाबात में? आज अच्छा, ही आज ही मैं एक तो बड़ी मैं बता खतरनाक बात बता दूं मैं आपको कि एक वायरल हुई है खबर भी। बड़ी खतरनाक जो है वो बात पता चली कि कहा यह जा रहा है कि जनाब फजल अल्लाह पेजियो साहब की तरफ से 12 बजे तक वोटर्स नहीं निकले तो जाम साहब नहर बंद कर देंगे, पानी बंद कर सर ये देंगे। सर ये बात ये है कि ये सब जो है ना अपनी अपनी तरफ से किस्सा कहानी करते रहे, जी जी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म बात यह है कि हमें अपने आप को देखना है। हम्म हमें ये पता है कि हम जब मतरूका सिंध हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फैसला है, और ये इस हवाले से असेंबली के अंदर जो है वो करारदाद भी डाली हुई है। हम्म। ये अच्छा मेरे आरिफ पास सिद्दीकी देखिए साहब, माजरत कता हाँ कलामी, इमरान खान साहब ने कराची के हवाले से उन्होंने कह दिया था एक दफा कि हम सूबे में मदाखलत नहीं करेंगे, क्या वजह थी? ये नजीब साहब का सवाल है जी। देखिए, बात यह है इमरान खान ने कराची को तो सूबा बनाने के लिए तैयार नहीं थे वो, ठीक है हम्म ना। जमात इस्लामी तो भी तैयार होती, राइट। आप ये देखें जमात इस्लामी का मुनाफिकाना किरदार देखें। हमेशा कोटा सिस्टम के हवाले से जब उनसे बात की जाती थी क्या, तो कहते थे नहीं ये लिसानी बात है, हमने हमने इस पर बात उठाई है। आज वोट लेने के लिए नईम हाफिज नईम साहब क्या फरमा रहे हैं? अब इनके साथ भी हाफिज लगा हुआ है। हम्म क्या फरमा रहे हैं कि नहीं ये कोटा सिस्टम की वजह से नौकरी नहीं मिली, जाती है। तो बेटा आज तुमको वोट चाहिए था, तुमने सब भूल गए दीन ईमान। हम्म। ठीक। ये इनको देखिए, मैंने आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था बल्दियाती इलेक्शन से पहले, राइट? जी 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 तो मैंने कहा था कि हाफिज नईम जो है वो ये मेयर नहीं बन सकते। बिल्कुल तो आपने कहा याद है। क्या कह रहे हैं? जी जी मुझसे और भी लोगों ने इंटरव्यू लिया था, कहना अरे भाई क्या कह रहे हो? मैंने अगर अफगानिस्तान में जंग होने जा रही है हम्म तो कोई पठान आ जाएगा, जैसे हाफिज साहब नहीं। मैंने ये ये मुझे नहीं याद है आपने कहा था कि हाफिज साहब किसी सूरत नहीं जाएंगे, और आपने साथ में बात कही थी कि अब्दुल सत्तार अगवानी साहब, उनके नाम के आगे अगवानी था तो बने थे, हाँ और हाँ नेमतुल्लाह नेमतुल्लाह खान खान भी साहब ऐसे है। थे, वो हाँ 3 महीने पेशावर रहकर आए थे, और वो उन्होंने अपने 3 महीने घुटने टेके नहीं, थे वहीं हमारे। रह वहीं रह के वहीं आए थे, वहीं अच्छा। रहते थे, वहीं वहीं रहते रह थे। के आए थे। जी तो जी कहने का मकसद क्या है, ये अगर आप डीपली चीजों को कनेक्ट करते हो और हिस्ट्री के साथ रख करके कनेक्ट करोगे ना, जी जी मतलब इतना मुहादे में लिखना शुरू करूँ ना, हम्म। तो इतना कुछ लिख सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। सी हालांकि तो ये चीज़ें, आरिफ सिद्दीकी साहब, इसके अलावा कुछ और मजीद मालूमात हमारे लिसनर को प्रोग्राम की तवज्जो से फराम करेंगे आप इस इलेक्शन के हवाले से जो होने के लिए जा रहे हैं? अब तो मैं हंस रहा हूँ, ये इलेक्शन जब आपने ये सेनेट वाली बात बताई, लोगों का भी तो ये बिल्कुल ही कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल
थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया कि ये अच्छा इस वजह से ये इंतखाबात किए जा रहे हैं, वो कुछ ज़रूरी खाना पूरी है उसको पूरा किया जाएगा। तो आप इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आरिफ सिद्दीकी साहब, तो फिर अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। जी बहुत हाँ, शुक्रिया। दो बातें। मैंने आपसे जी कहा जी था ना कि यूनिकैमरल सिस्टम में जी जी जो रिक्वायरमेंट होती है पॉलिटिकल सिनारियो में, वो कौन जी जी। कौन सी है। यूनिकैमरल सिस्टम है, बाइकैमरल सिस्टम है, और तीसरा कहलाता है अथॉरिटेरियन रूल ना। हम्म जैसे जमीन के बारे में मैंने याद है आपको पहले कहा था, एक वो जमीन होती है जो गवर्नर रन करता है, यानी इंपीरियल क्लब, जो हम्म। जिसकी कॉलोनी होती है वो रन करता है, ठीक है। सही। फिर दूसरी जो होती है जो लीज पे ली जाती है, वो उसको रन करता है चीफ कमिश्नर उस जमीन को, हम्म ठीक है। और तीसरी जो जमीन होती है जो नो मैन लैंड कहलाती है, राइट, हम्म जो मुख्तलिफ सरदारों की जमीनें होती हैं अलग मुख्तलिफ, तो वो जमीनें कहलाती है अथॉरिटेरियन रूल। हम्म यानी वो अलग अलग अपना जरगा बना के फैसला करते हैं ना। तो हम्म ये अथॉरिटेरियन जो जमीन है, इस जमीन को पाकिस्तान के जोग्राफिया में लेने के लिए यूनिकैमरल सिस्टम के बगैर ये आ नहीं सकती। हम्म। जब ये सही। यूनिकैमरल सिस्टम आएगा तो फिर उसके बाद वो रिप्रेजेंटेशन उस इलाकों की हो जाएगी कि उन इलाकों का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। अब वो उन इलाकों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जब वो आन करके उस बिल को या उस करारदाद को पास करेगा, तो उसको इंटरनेशनल सिनारियो में लेजिटिमेसी मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो यूनिकैमरल सिस्टम फिर उस पर नहीं चल सकता। यूनिकैमरल का मतलब क्या हुआ कि इस वक्त दो सिस्टम, पहले बाइकैमरल में तीन सिस्टम होते हैं, यानी कौमी असेंबली, सेनेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या सूरत हाल होगी, अब खाली ये सेनेट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेनेट और सेंट्रल 1919 का, गवर्नमेंट। हाँ ये 1919 का एक भी, मैं इसको खंगाल रहा था तो जी जी आपके सामने रखता हूँ, देखें तो उसमें ये बात क्लियर, ये यही कहा गया, ये देखो, ठीक है। तो ये सही। 1919 एक्ट के तहत जो है वो, इसको जब आप इन्फोर्स करने जा रहे हो तो आपको मॉन्टी के क्लिनफोर्ड रिफॉर्म्स जो है ना, इनको इन्फोर्स करना पड़ेगा। डायरेक्टरी सिस्टम के तहत जाओगे तो ये बहुत सारे लोगों के हाथ से, ये जमींदारी निज़ाम भी हाथ से जाएगा, ये जागीरदारी निज़ाम भी, ये बहुत कुछ होगा। और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो सरकारी नौकर है ना, ये फारिग होने जा रहे हैं। वो जो करप्शन है ना कि तुम्हारे पास ये पैसा इतना कहाँ से आया, कहाँ से क्योंकि आया? ये, हाँ, उस इन लोगों की वजह से पूरी इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर, यूनाइटेड नेशन में इस पर डिबेट चल रही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना करप्शन कर रही है कि उसकी वजह से हम जो अपने वेस्ट का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको बैलेंस नहीं कर सकते। अब जब यहाँ ये बात उठने लगे ना कि इनकी वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो वेस्ट अपने आप को जो है वो बैलेंसिंग पावर में नहीं ला पा रहा, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, वो तो अपने आप को सर्वाइव कराएंगे ना, कुछ थोड़ी सरवाइव छोड़ कराएंगे। देंगे। जी जी। बहुत शुक्रिया आरिफ तो सिद्दीकी कहने, साहब। जी जी जी। आरिफ तो सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया कि अपनी एक मसरूफियात में बार से आपने आखिर में टाइम। एक बात और, जी मैं बस एक जी मिनट और लेता हूँ आपसे। जी जी एक बिल्कुल। साथी ने सवाल किया था कि साहब आपने ये 1494 की ट्रीटी के हवाले से बात की थी कि साहब ये ट्रीटी ऑफ टोटिलास जो है ये 7 जून 1914 की, इतनी पुरानी ट्रीटी जो है ये आप कह रहे हो आज भी नाफिज है, कैसे मुमकिन। चलो भाईजान, जिस बच्चे ने सवाल किया बहुत खुशी की बात है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ 4-5 ट्रीटीज रखता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अपने इन ट्रीटीज को पढ़े। ये एक ट्रीटी कहलाती है ट्रीटी ऑफ एंग्लो पुर्तगीज, 6 जून 1373 को साइन हुई। कब? 6 जून 1373। 1373। जी पिछली जी पिछली दफा तो मैंने 14वीं सदी की बात की थी ना, अब जी ये जी 13वीं की बात कर रहा हूँ। जी जी 6 जून 1373 को साइन हुई, ठीक है। अच्छा, ये कहलाती है एंग्लो पुर्तगीज ट्रीटी ना। एंग्लो यानी एंग्लो का मतलब ये कि जो हमारा ब्रिटिश बेल्ट है ये एंग्लो कहलाती है। तो यानी गोलों के दरमियान में, पुर्तगीज के दरमियान में ट्रीटी साइन हो रही है 6 जून 1373 को, राइट, सही। बिटवीन इंग्लैंड और पुर्तगीज के दरमियान, ठीक है। अच्छा, ये ट्रीटी साइन हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि 13 साल के अंदर ही ये होता है कि ये ट्रीटी जो है, एक और ट्रीटी साइन होती है, वो ट्रीटी कहलाती है ट्रीटी ऑफ विंडसर, WINDSR, ठीक है। ये साइन होती है 9 मई 1386 को, ठीक है। ये 1386 वाली जो ट्रीटी है ना, ये ट्रीटी अब होता क्या है इस दौरान में 1386 में कि जो
किंग जॉन वन होता है ना बर्तानिया का, जी जी। वो जो इसकी पुर्तगीज की मलका है उसकी इसके साथ शादी हो जाती है। ठीक। ठीक है। अब जब ये शादी हो जाती है तो उसके बाद ये ट्रीटी लिखते हैं, यानी पुर्तगीज कौम और बर्तानिया वाले, 9 मई 1386 कोई ट्रीटी साइन होती है। तो ये शादी के बाद ये एक परमानेंट ट्रीटी अरेंजमेंट हो जाता है जो आज तक नाफिज है, एग्जिस्टिंग टुडे एज इट इज। इसके ऊपर जो है 650 साल जब इसको गुजर गए ट्रीटी को, तो जी। चर्चिल ने 1945 में बाकायदा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जश्न मनाया कि अगर दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है, उस वक्त 650 साल हुए थे 1945, कहला 650 साल गुजर गए और आज तक हम इस ट्रीटी के तहत आपस में मिलजुल के कर रहे हैं। हुआ क्या कि पुर्तगीज ने अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी ना, जी जी। वो सारी की सारी कॉलोनीज हुकूमत बरतानिया को लीज पे दे दी। अच्छा अच्छा। जैसे सही। आपका ये ताइवान वगैरह था, चाइना वगैरह के साथ बरतानिया, डील हुई ना, हांगकांग था, चाइना था, ये सब, या अलास्का, ये सब, तो ये सब आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी स्टेटें जो है वो देते हैं। सही। तो आप अंदाजा लगाओ 9 में 1936 को वो साइन हुई। फिर उसके बाद मैंने 7 जून 1494 को ट्रीटी ऑफ टॉर्टिलास का हवाला दिया। फिर उसके बाद मैंने ये 24 अक्टूबर 1648 को वेस्टफिली ट्रीटी के हवाले से दफा बताया था। ये ट्रीटी साइन हुई, इसके अंदर फ्रांस, बर्तानिया और ये सब शामिल थे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफिली में जब ये साइन हुई ना 24 अक्टूबर 1648 को, तो यहाँ से ये जो आप क्रिश्चियनिटी में एक फिरका देखते हो ना, प्रोटेस्टेंट, जी जी। ये फिरका यहाँ से आबाद हुआ। और इसको आबाद करने वाला कौन था? चर्च ऑफ इंग्लैंड। आप चर्च ऑफ रोम और चर्च ऑफ इंग्लैंड सुनते हो ना, जी जी। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का वजूद, फॉर्मेशन थे ना, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफिली से। और प्रोटेस्टेंट जो फिरका है वो इसी चर्च ऑफ इंग्लैंड से फॉर्मेशन में आया। ठीक है सर, 24 अक्टूबर 1648 से। अच्छा, अब उसके बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड यहाँ से स्टैब्लिश हो गया, फिर वो 1558 की आगे कहानी है। फिर उसके बाद एक और हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि साहब 1857 में जंग गदर हुई, इंडिया की तारीख के हवाले से बात करते हैं, सब गलत बात करते हैं। 1857 का सुनते हैं ना साहब, आजादी की जंग, आजादी शुरू हुई, आपको पता है इसके पीछे बड़ा नाम आता है। जी जी। ठीक है, अब जरा सुनिए हकीकत क्या है। ये कहलाती है ट्रीटी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी या ट्रीटी ऑफ लेप्सी भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी भी कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ लेप्सी में कन्वर्ट हुई, LAPSC। ठीक है, ये 1834 में एक डॉक्ट्रिन नाफिज हुई। वो डॉक्ट्रिन ये थी कि साहब जो जितने भी प्रिंसली स्टेट है हिंदुस्तान की, अगर उनके कोई मर्द औलाद नहीं है तो उनकी स्टेट जो है प्रिंसली स्टेट, वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। तो अमूमन ये होता था कि वो जो वहाँ हकीम वगैरह होते थे वो गोरों ने पाल रखे थे, तो वो माजून वगैरह देते थे नवाबों को, तो वो नवाब जो है उनको औलादे नहीं होती थी, तो वो अमूमी तौर से ये कहते थे अडॉप्टेड सन जो है उसको जो है वो अपनी विरासत दे देते थे कि भाई ये रन करेगा अब स्टेट को। तो इस डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने वो विरासत खत्म की कि साहब ये विरासत अडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं जाएगी अब। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ लेप्सी। अब इसमें कहाँ से कहानी शुरू हुई, अब मैं देखे बात। ये स्टेट्स 17 स्टेट 1848, ठीक है। फिर अच्छा, दल हाउस उस ने बनाया था, दल हाउस की गवर्नर जनरल के पावर हासिल थे, तो वो करता था उसको। ठीक है, फिर जोधपुर की थी, ठीक है, संबलपुर की थी 1849 की, भगत 1850 की है, उत्तर प्रदेश जो है 1852 की, झांसी की रानी का बहुत सुना होगा आपने, राइट? जी जी। 1854, राइट? अभी तक 1857 नहीं आया, ये कहानी शुरू हुई है 1834 से। जी हाँ, ये 1834 से शुरू हुई है। ये 1854 झांसी की रानी का होता है। फिर नागपुर 1854 में होता है, और अंगोरा अरोत 1855 में होता है। अदोदा आखिरी जो थी ना, अवादा क्या अरोदा, ये 1856 में होती है। अब यहाँ से के सब यूनाइट होते हैं और इनको हेड करती है झांसी की रानी, और वो गोरों के खिलाफ जाएंगे। तो यहाँ से एक्चुअली क्या था
कि वो जो इन इन प्रिंसली स्टेट्स की या नवाबों की जो जागीर गई थी, इन्होंने जंग शुरू की थी। और इन्होंने फिर वो झांसी की रानी ने ये बताया, क्योंकि उस जमाने में जो गोलियां इस्तेमाल करते थे उसके अंदर उसने बाकायदा इसमें डाकुओं का बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने कहा साहब ये जो कार्टेज इस्तेमाल करते हो इसके अंदर सुअर की और गाय की चर्बी जो है उससे कार्टेज को बनाया जाता है, कारतूस को। तो वो दांत से खोलना पड़ता था, फिर उसको चढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो भी इन्होंने रखे थे फौज में, उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं करेंगे। क्यों? कि उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी। हाँ। अच्छा, जाते जाते देखें एक बात याद आती है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, इमरान खान के हवाले से या जमात इस्लामी के हवाले से ये इनको लाने के लिए अब तो सारा फौज ने खुद इतलाफ कर दिया। मगर मेरा एक सवाल है कि जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त आपने, मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैं आपको डेट दे सकता हूँ निकाल करके, और है भी मेरे पास कहीं वो प्रोग्राम में क्या कहलाता था, बल्कि उस प्रोग्राम में आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम था वो। अंकल आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम। जी। तो उस प्रोग्राम में वो आफ्ताब इकबाल फरमाते हैं कि साहब पहले जो इलेक्शन थे वो इलेक्शन में इमरान खान को जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को लाने के लिए पहले ये तैयार किया गया कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाने के लिए जनरल मुशर्रफ को कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, ये उस प्रोग्राम में दूंगा मैं आपको। ठीक है, थोड़ा पहले याद आ जाता तो निकाल देता मैं। तो उसने कहा कि साहब वो सियासतदान जो है वो जख्मी होगा मगर मरेगा नहीं, और उससे ये होगा कि उसको पॉपुलरिटी मिल जाएगी। पहले ये तय किया था कि मुशर्रफ को मार के बढ़ा देते तारीख, चला अब ये तय हुआ है कि नहीं, किसी को पॉलिटिशियन इसी पॉलिटिशियन के साथ हादसा कराते थे, और हादसा कराने के बाद वो पॉपुलर हो जाएगा, फिर वो जीत जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि साहब ये इमरान खान साहब सारे जगह जल से जलूस करके आते हैं, और सब जगह जो है वो सीढ़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, अब जब आन करके ये यहाँ पंजाब में इलेक्शन पे जा रहे हैं ना, तो जरा गौर फरमाइएगा, जिस जगह पर स्टेज बनी थी वहां पूरा कंस्ट्रक्शन वालों का तमाम सामान मिलता। वहां सीढ़ी नहीं मिली इनको, वहां लिफ्टर आया। ठीक, अच्छा, अब वहां लिफ्टर से लेकर के ऊपर लेके जा रहे थे, और वो सोचे समझे मंसूबे के तहत गिराया। अब उसके बाद गिराया तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब जो है वो जख्मी हो गए फलाना, और ये कह दिया कि इनसे मिलने की किसी को भी परमिशन नहीं। ठीक, अब होता क्या है कि इलेक्शन के हवाले से कराची के अंदर आपको याद होगा कि जोराबाजी पीटीआई के एक मेंबर थी, वो अपने घर के बाहर कत्ल हो जाती है। एक दर्जी को नामजद किया गया था और वो कहीं से आ रही थी पार्टी से। वो सब पार्टी वाले साथ थे, वो मर जाते। अब इमरान खान के साथ किसी को बात करने की परमिशन नहीं, जरा गौर फरमाइएगा, मेरे पास सब सारी किस्सा कहानी एविडेंस मौजूद है। अब जैसे ही वो वहाँ इमरान खान के पास ये इतला जाती है कि साहब वो उनको मार दिया गया, 3 तलवार के ऊपर ये जलसा वगैरह कर रही थी। तो और इसमें ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी शामिल थे, सामने रखेगा आ गया घर के बाहर उनको कत्ल कर दिया गया। उनके घर के बाहर ना, उनकी बेटी कहती रही इसके खिलाफ कटो, नहीं कटी, नहीं कटी, वो आज भी कटी है नहीं कटी मुझे नहीं पता। तो कहने का मकसद क्या है कि वो अब जैसे ही ये वाकया होता है, अब इमरान खान टीवी के ऊपर फौरन जियो पे आ जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि साहब ये जो है ये एमक्यूएम ने मारा। अब मेरा सवाल क्या, एमक्यूएम पे मेरा सवाल ये, ठीक है ना, अब मेरा सवाल ये है कि भाईजान आपसे किसी को मिलने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, इधर ये वाकया होता है विद इन 10 मिनट्स, आप जियो के ऊपर डायरेक्ट ऑन करके आप लेटे हुए स्ट्रेचर पे और स्टेटमेंट दे रहे हो। तो मैं जियो एयर वगैरह सब दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहना हुआ है उन्होंने, सब कुछ पहना हुआ लेटे सब। हाँ, अब मेरा सवाल है ना कि भाईजान ये 10 मिनट में आपको वाकया भी हुआ, 10 मिनट में आपके पास, तो ये टीवी वाले वहां कैसे पहुंच गए? भाई 1-2 घंटे लगते ना टीवी वाले कैसे इतनी जल्दी, भाई 10 मिनट में कैसे पहुंच गए? तो इसका मतलब आपने सेटअप करके रखा हुआ था ना, आपने सेटअप करके रखा हुआ था कि वहां उसको मारेंगे, यहाँ बितला होगी, मैं टीवी पे चला जाऊंगा। जबकि वर्मा ये सब ये कह रहे हैं कि किसी से मिलने की परमिशन नहीं है, और वह सारा सेटअप टीवी का लगा हुआ। तो भाईजान ये सवाल उठते ना। अब इसमें मेरा ये इस्टेब्लिशमेंट से
कि अगर ये जमात इस्लामी से और ये सब एक नहीं है तो भाईजान वो जो 3 तलवार वाली बाजी जोराबाजी की जो कत्ल हुआ पीटीआई की थी वो अलग है। जी जी उनकी बेटी भी कहती रही FIR काटो, नहीं काटते थे। और ये जो पिशावर का स्कूल का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 250 बच्चे मारे गए, जी जी बच्चों बड़ा उनके भी दर्दनाक, माँ बाप, उनमें से एक बच्चा बच गया था, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था राहील का। जी जी मैंने तो बहुत सारे देखे ना इंटरव्यू, वो तो बता रहे हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी जी ये जो इन्होंने वहां दहशतगर्द मारे उसी दिन की आप औरिया मकबूल जान की फेसबुक खोलो, उसी दिन की हम्म औरिया मकबूल जान वो उन 5 अफराद के पिक्चर दिखा रहे, तस्वीरें अपने फेसबुक पे कि साहब ये जो दहशतगर्द बता रहे हैं वहां स्कूल के अंदर मारे गए, ये दहशतगर्द तो आज से 15 दिन पहले मार दिए जा चुके हैं, और वो इंसिडेंट वो दिखा रहे हैं मैगजीन में जो छाया हुआ। अच्छा, वो लापता नहीं हुए फिर? मैं क्या बता रहा हूँ ना, वो जो तो दहशतगर्द जिनको ये कह रहे थे अफगानिस्तान से जिन्होंने ये किया वाकया, जी जी वो औरिया मकबूल जान दिखा रहे हैं कि वो उस वाकये से तो 15 दिन पहले ही मर चुके हैं और शाया हो चुकी उनकी तस्वीरें। वाह, फिर मारने वाला कौन था? तो भाईजान इस पर कमीशन बैठाएं और यह मकबूल जान की फेसबुक पे चले जाइए जी जी और जाकर के उसका प्रिंट आउट ले लिए, नहीं है तो मुझसे मांगिए, मैं दे दूंगा। बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब। जी जी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने लोगों को, और जो भी लोग सुन रहे हैं उन्होंने पॉइंट्स भी यकीनन बनाए होंगे। जो तारीख पढ़ना चाहते हैं आरिफ सिद्दीकी साहब से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब, एक बड़ी अहम बात अपने प्रोग्राम की तवज्जो से कर रहा हूँ, ये बात मैंने आपसे फ़ोन पे कही थी, अपना बहुत ख्याल रखें आने जाने में ख़ास तौर पर, क्योंकि वो कहते हैं ना अंधी गोली कहीं से भी आ जाती है, तो ज़रा ख्याल करें। आप असासा है महाजिर कौम का, और आपसे लोग सीखते हैं, क्योंकि जिसके पास कोई मवाद होता है लोग उसी के पीछे लगते हैं, मालूमात कि ख़त्म करें इनके जो सिलसिला है आगे, इनको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। जी जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और जी जी बिल्कुल अपना बहुत ख्याल रखें। और आपने पाकिस्तान में भी थे, बड़ी सोबतें आपकी फैमिली ने आपने बर्दाश्त की ऑपरेशन के दौरान, और बड़े बड़े वाक़यात हैं मेरे पास। मैं अगर लोगों से शेयर करना शुरू कर दूं तो लोगों का कलेजा मुंह को आ जाएगा कि ऐसे ऐसे वाक़यात मुझे पता है जो महाजिरों के साथ और आरिफ भाई की फैमिली के साथ हुए। तो आरिफ भाई, इसके साथ ही मोहम्मद अरे मेरे साथ मेरे खुद के साथ असेंबली के अंदर जी जी उस वक्त सेनेट का इलेक्शन था, मुक्सी साहब ने आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ। जी जी मुझे याद है, सर फाड़ दिया था आपका। जी 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 जी, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जरा अपना थोड़ा बाहर जाते हुए। इसी तरह मैंने एक और साहब को भी कहा था, वो यूरोप में होते हैं, तो उन्होंने कहा था यार मैं तो ग्रोसरी भी करने नहीं जाता, वाइफ जाती है मेरी ना, तो इसलिए ज़रा थोड़ा आप भी ख्याल रखें। तो बहुत शुक्रिया। मैं भाईजान इन चीज़ों नहीं घबराता, सिर्फ मेरी दुआ अपना गुजारिश है सामने से जो देख रहे हैं कि मुझे बस खाली दुआ में याद रखें, बाकी मुझे किसी की मेरी फिक्र मत करें। अल्लाह ताला और अगर कुछ सीखना है वो बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ सीखना है तो आरिफ सिद्दीकी साहब से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आरिफ सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में आरिफ सिद्दीकी साहब थे। आज़ाद उम्मीदवार क्यों लेके आए जा रहे हैं, क्यों उनको इतनी अहमियत दी जा रही है, क्या वजूहत हैं, ये इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं, वजह क्या है, पत्थर पे लकीरें हो नहीं होंगे, ज़बरदस्ती होंगे, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब पे पाबंदी लगी है, आफाक अहमद साहब को तकरीरें करने की इजाज़त नहीं है, जलसे करने की इजाज़त नहीं है। बड़े बड़े कराची में आज PTI के लोग बाहर निकले, और भी जगह निकले, लेकिन रेंजर्स कहीं नज़र नहीं आई, पुलिस भागती हुई नज़र आई है। अजीब सिलसिले, ये सवालात हैं, ये सोचने समझने की वजूहत है। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, उनका एक ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में आते हैं, आपको शायरी भी सुनाएंगे। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA, मेरे साथ जुड़े रहिए, मज़ीद बातें करते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia,
Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशन। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। नाज़रीन, आपने हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल उनका आपने ऐड देखा, फ्लायर आविज़ आया हमारी स्क्रीन पर। उनके पास हज और उम्रे के पैकेजेस हैं। रमज़ान का महीना भी आ रहा है, स्प्रिंग ब्रेक भी आने वाली है। कांटेक्ट कीजिए आज ही। और हज के लिए जो लोग भी जाना चाहते हैं अपना पैकेज अभी बुक करवाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। उनसे तमाम दस्तावेज़ात आपकी तैयार करते हैं सफरी, ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिए और एजाज साहब से कांटेक्ट कीजिए। और आपको अगर साउंड सिस्टम की ज़रूरत है, शादियों का दौर चल रहा है, रमज़ान के बाद फ़ौरन शादी होती हैं, फिर बड़ी मुश्किलों से मिलती हैं लाइटिंग और साउंड सिस्टम वगैरह, तो आज ही इनसे कांटेक्ट कीजिए। कोई कॉन्सर्ट कराना है। और रहीम शाह आए हुए हैं, उनका भी इंटरव्यू हम आपके दरमियान में लेकर आएंगे, उनसे गुफ्तगू करवाएंगे बड़ी खूबसूरत सी। और अब हम सुनते हैं परवेज़ अनवर वदावन साहब की खूबसूरत सी शायरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। परवेज़ अनवर वदावन साहब हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर अपनी शायरी भेजते हैं हर इतवार, तो सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई पोएम दे रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये मोहब्बत से भरी हुई है, तो बहरहाल आप भी अपना ख्याल कीजिएगा। कहते हैं, नज़रों में कशिश होती है दिल मिलाने की, नज़रों में कशिश होती है दिल मिलाने की, बस ज़रूरत पड़ती है थोड़ा मुस्कुराने की, बस ज़रूरत पड़ती है थोड़ा मुस्कुराने की, सब बातें हो जाती हैं चुपके चुपके, सब बातें हो जाती हैं चुपके चुपके, राज में रखनी होती हैं नहीं बताने की, राज में रखनी होती हैं नहीं बताने की, चैन आता नहीं मिले बगैर इनके दिल को, चैन आता नहीं मिले बगैर इनके दिल को, राहों को भी इंतज़ार, राहों को भी इंतज़ार है तेरे आने जाने की, राहों को भी इंतज़ार है तेरे आने जाने की, दिल जलाने की बातें न करना कभी, दिल जलाने की बातें न करना कभी, रूठ गए तो मुश्किल होगी मनाने की, रूठ गए तो मुश्किल होगी मनाने की, नज़रें इधर उधर किसे ढूंढती हैं तेरी, नज़रें इधर उधर किसे ढूंढती हैं तेरी, कोई बात ज़रूर है हमसे छुपाने की, कोई बात ज़रूर है हमसे छुपाने की, नई कहानी मंजरनामे में निकल ना आए, नई कहानी मंजरनामे में निकल ना आए, कभी कोशिश ना करना आग भड़काने की, कभी कोशिश ना करना आग भड़काने की। तो भाई ये एक छोटी सी पोएम थी, बड़ी प्यारी सी।
तो प्यारे लोगों के लिए है। इज़्ज़त एहतराम ज़रूरी होता है, जिससे भी दिल लगाओ, हमेशा पूरा निभाओ। ज़िंदगी जो है मोहब्बत का नाम है, निभाने का नाम है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, आपने परवेज़ अनवर बदावत साहब की खूबसूरत सी शायरी सुनी। इनका बड़ा खूबसूरत सा एक कलाम था। हर दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आप बेखुसूसी तौर पर ये भेजते हैं अपनी शायरी, तो आपने यकीनन पसंद की होगी। नाजरीन, इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। इलेक्शन के दिन है, तो हो सकता है मैं एक स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश करूँ किसी वक्त भी। और आपसे एक और दरख्वास्त हर प्रोग्राम की तरह इस दफ़ा भी, कि पॉलिटिशियंस के लिए अपनी दोस्ती, रिश्तेदारी, मोहल्लेदारी और जो भी करीबी जानने वाले हैं उनसे ताल्लुकात ख़राब ना करें। आपके दुख दर्द में यही लोग आते हैं, कोई और नहीं आएगा। यही आपके हमदर्द होते हैं, तो इनसे बना के रखिए, इनकी हरगिज़ दिल आज़ारी ना कीजिए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।